हाय, मैं ईथन हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा एक खुशहाल परिवार है। भले ही हम गरीब थे, लेकिन मेरे पास ऐसे माता पिता थे जो मुझसे बेहद प्यार करते थे। मैंने एक बार उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें एक अमीर जिंदगी दूंगा। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ मुझे खाना देकर कहती थी, लो ईथन, माँ की नई रेसिपी चखकर देखो, कैसी बनी है। मैं उनसे कहता कि ये बहुत स्वादिष्ट है। वह मुस्कुराती और कहती, अगर स्वादिष्ट है तो और लो, अच्छी है ना। लेकिन फिर एक दिन मुझे उनकी असली पहचान का पता चला। वे असल में न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोग थे। वे अपना समय बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में जाने, पानी की तरह पैसे बहाने और अपने गोद लिए बेटे ओलिवर के लिए एक भव्य जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने में बिताते थे। वहीं दूसरी ओर उनका सगा बेटा होने के बावजूद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मेरे पिता की महज $500,000 सर्जरी फीस वाली झूठी मेडिकल रिपोर्ट की वजह से मुझे विदेश जाकर पढ़ने का अपना सपना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने तो अपनी एक किडनी तक बेचने के बारे में सोच लिया था। कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी क्लासमेट क्लोई के पास गया और उससे कहा कि विदेश जाने का स्लॉट किसी और को दे दे, क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और मुझे उनकी देखभाल करनी है। उसने मुझसे कहा, ईथन, तुम हमारी फील्ड के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो। इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देना बहुत अफसोस की बात होगी। एक बार फिर सोच लो, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझसे संपर्क करना। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। इसके बाद मैं अस्पताल में अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि वे घर जाकर आराम करें और वादा किया कि अब मैं पिता की देखभाल संभालूंगा। अस्पताल में मैंने डॉक्टर को ढूंढा और पूछा कि मेरे पिता की हालत कैसी है। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बिगड़ गई है और जल्द ही सर्जरी की जरूरत है, वरना जान का खतरा हो सकता है। मैंने कहा, ठीक है, सर्जरी करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी का खर्च $500,000 है और मुझे ये रकम जल्दी जुटाने होगी। $500,000! मैं अंदर तक हिल गया था। हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। इतनी जल्दी ये पैसा जुटाने के लिए मुझे बहुत सारी नौकरियां करनी पड़ती या फिर कोई खतरनाक काम भी करना पड़ता। तभी मेरे पिता बिस्तर पर बैठ गए। मैंने उनसे लेटने को कहा और पूछा कि वे उठ क्यों रहे हैं। पिता ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर की $500,000 वाली बात सुन ली है। उदास चेहरे के साथ उन्होंने पूछा कि हमारे जैसे परिवार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। वे बूढ़े हो चुके हैं, अब इस लायक नहीं है और हम इस बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे। आखिर वे अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। भले ही मुझे बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़े, लेकिन उनका इलाज होना ही चाहिए। मैंने वादा किया कि मैं पैसों का इंतजाम करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। पिता ने आह भरी और कहा कि मैं अभी छोटा हूं और भविष्य में मुझे कई चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे मुझे हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। मैंने बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पाला है और अगर मैं अब उन्हें छोड़ दूं तो मैं इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। अब बहुत हुआ, बस आप अस्पताल में ठीक होने पर ध्यान दीजिए। पैसों की स्थिति मैं संभाल लूंगा। पिताजी, मैं आपको फिर से स्वस्थ देखना चाहता हूं, बस यही मेरी इकलौती इच्छा है। तभी मेरी माँ ने बीच में आकर कहा कि उन्होंने घर की जमीन बेचकर $2,000 जुटाए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं ये पैसे ले लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि ठीक है, आप ये पैसे रखिए, पिताजी के खाने पीने का ध्यान रखिए और उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। मैंने उन्हें ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। मैं आसानी से कह तो आया था कि मैं पैसे ले आऊंगा, लेकिन मुझ जैसे कंगाल लाचार इंसान को भला इतने पैसे कहाँ से मिलते। इस बीच जैसे ही मैं वहां से गया, मेरे माता पिता ने अपना नाटक बंद कर दिया। मेरी माँ ने मेरे पिता की तरफ देखा और कहा, अरे आर्थर, तुम तो बड़े कमाल के एक्टर निकले। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि तुम सच में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। वे दोनों हंसने लगे। अचानक माँ ने एक गहरी सांस ली। अपने भले चंगे पति की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या मेरे साथ ऐसा करना नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि आखिर वे न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार हैं। मेरे पिता ने जवाब दिया कि ये हमारे परिवार का नियम है और सख्त प्यार ही प्रतिभा को जन्म देता है। उन्होंने कहा, वह कहावत क्या है, बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता, बिना तकलीफ के निखार कैसे आएगा। उस बच्चे को मजबूत बनने की जरूरत है, वरना वो हमारे अमीर परिवार के लिए बस एक परजीवी बनकर रह जाएगा। मेरी माँ उनकी बात से सहमत हो गई। फिर उसने जिक्र किया कि जल्द ही ओलिवर का जन्मदिन है और पूछा कि उसके तोहफे की तैयारी कैसी चल रही है। भले ही उन्होंने उसे गोद लिया था, लेकिन बीते सालों में वो उसे अपना ही सगा बेटा मानने लगी थी। मेरे पिता ने उनसे चिंता न करने को कहा। उन्होंने समझाया कि ओलिवर काफी समय से एक कार मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसके लिए पहले ही एक कार खरीद ली है। इसके बाद मेरे पिता ने अपने आदमियों को फोन किया और कहा कि चूंकि मैं बाहर पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए उन्हें मेरे रास्ते में कुछ रुकावटें खड़ी करनी होंगी। वे मुझे यह एहसास कराना चाहते थे कि पैसा कमाना आसान नहीं है और कहा कि केवल तभी मेरे चरित्र का सही विकास हो सकता है
जब वे ये सब प्लान कर रहे थे, मैं बाहर लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। मैंने अपनी आंटी सारा को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि मेरे पिता की बीमारी एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरेगा, और मुझे याद दिलाया कि मैंने उनसे जो $20,000 उधार लिए थे वे भी अभी तक वापस नहीं चुकाए हैं। इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और बॉस डेविस से पूछा कि क्या वे मुझे मेरे कुछ दिनों के काम के पैसे दे सकते हैं। वे हंसे और पूछा कि सिर्फ कुछ दिन काम करने के बाद मैं पैसे क्यों मांग रहा हूं। उन्होंने मुझे संभलकर रहने को कहा, वरना वे मुझे किसी पिलर के कंक्रीट में चुनवा देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे पिता बीमार हैं और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन बॉस डेविस ने कहा कि मेरे पिता का बीमार होना उनकी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई मेरी तरह करने लगा तो वे अपनी साइट कैसे चलाएंगे, और फिर उन्होंने मुझे वहां से दफा होने को कह दिया। मैंने उनसे भीख मांगी और कहा कि मुझे वाकई इन पैसों की बहुत जरूरत है। फिर भी डेविस मुझ पर चिल्लाया, पूछा कि क्या मैं मुसीबत मोल ले रहा हूं, और अपने आदमियों से मेरी अच्छी तरह पिटाई करने को कहा। मार खाने के बाद भी मैं उससे गिड़गिड़ाता रहा। डेविस इतना चिढ़ गया कि उसने मुझे एक ढीठ और जिद्दी कचरा कहा। बेशक मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। दफा हो जाओ, गरीब कचरा। फिर वो कुटिलता से मुस्कुराया और उसने जमीन पर एक चाबी गिरा दी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं, अपने मुंह का इस्तेमाल करो। इस चाबी को यहां ऊपर उठाकर लाओ। सच कहूं तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। मैं जानता था कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरे जैसा ही एक इंसान मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता था। मुझमें अभी भी थोड़ा सा स्वाभिमान बचा था, इसलिए मैंने पूछा कि क्या वो मुझे कुत्ता समझ रहा है। वो आदमी बस दोबारा हंस पड़ा। अगर तुम कुत्ता नहीं बनना चाहते तो इस बात को भूल जाओ और अपने बूढ़े बाप को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दो। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने दांतों से उस चाबी को उठाया। ये देखते ही बॉस डेविस ने अपने आदमियों से अपने फोन से तस्वीरें लेने को कहा। उसने मुझे थपथपाया और कहा, अच्छा कुत्ता, मेरे घर वाले कुत्ते से भी ज्यादा होशियार। इस अपमान के बाद उसने मुझ पर कुछ कैश फेंका और कहा कि जाकर अपने लिए कुछ हड्डियां खरीद लूं। मेरे जाने के तुरंत बाद बॉस डेविस के आदमियों ने उससे पूछा कि क्या वे कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए और क्या मिस्टर कार्टर उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन डेविस ने उनसे चिंता न करने को कहा। उसने बताया कि मिस्टर कार्टर ने उनसे कहा था कि जब तक वे हद पार न करें वे खुलकर मजे ले सकते हैं। वो हंसा और बोला कि इतने अमीर घराने के लड़के को परेशान करने का मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए उन्हें इसका पूरा आनंद लेना चाहिए और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस बीच मैंने हर संभव जगह से पैसे उधार ले लिए थे, लेकिन मुझे अब भी $400,000 की जरूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे पिता की हालत स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सर्जरी में और देरी नहीं की जा सकती। मुझे पैसे तैयार रखकर कागजी कार्रवाई के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। जब मैं भागे भागे अस्पताल के कमरे के पास पहुंचा तो मैंने दरवाजे के बाहर से ही अपने पिता को फोन पर बात करते सुना। अरे ओलिवर, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा हूं। मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें परेशान होने या यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पेट के निचले हिस्से में हो रहे भयानक दर्द की वजह से मैं उनकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाया, इसलिए मैं सीधे अंदर चला गया और उन्हें पुकारा। मेरी मां घबरा गईं और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने सब कुछ सुन लिया। मेरे पिता भी घबरा गए। उन्होंने मुझसे शांत होने और सफाई देने की बात कही, लेकिन मुझे लगा कि वे सिर्फ इसलिए नाटक कर रहे हैं ताकि मुझे उनके मेडिकल बिल का भुगतान न करना पड़े। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इस वक्त भी आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है आप ये जानबूझकर कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में मेरे पास सर्जरी के लिए पूरे पैसे आ चुके हैं। ये सुनकर मेरे पिता सन्न रह गए और उन्होंने पूछा कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आए। मैंने उनसे कहा कि वे इसकी चिंता न करें, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन मेरा चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ था कि मेरी मां ने पूछा कि क्या बात है और मुझे क्या परेशानी हो रही है। मैंने झूठी मुस्कान बिखेरी और कहा कि मैं ठीक हूं, बस हाल ही में बहुत थक गया हूं। सच तो ये था कि मैंने चुपके से अपनी एक किडनी बेच दी थी। मुझे याद आया जब डॉक्टर ने मुझसे दोबारा पुष्टि करने को कहा था कि क्या मैं अपनी मर्जी से दान कर रहा हूं और इसके सारे परिणामों का जिम्मेदार मैं खुद हूंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि पीछे हटने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अपनी माँ और पिता को ये नहीं बताना चाहता था, वरना वे पैसे कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वे तो वैसे भी आधी कब्र में लटके हुए हैं और मेरे ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें बिस्तर पर ही गले लगा लिया। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपने मुझे पाला पोसा है, इसमें मतलब या बिना मतलब की कोई बात ही नहीं आती। मैंने उनसे सिर्फ ठीक होने पर ध्यान देने को कहा और कहा कि उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हमारे पास खड़ी मेरी मां ने आह भरी और कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। उन्होंने जिक्र किया कि आज मेरा जन्मदिन है,
लेकिन उन्हें बहुत दुख है कि वे और पापा मेरे साथ इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, जन्मदिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने कहा कि इस वक्त पापा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ को ग्लानि महसूस हुई। मैं 20 साल का हो चुका था और उन्होंने कभी मेरे साथ एक जन्मदिन भी नहीं मनाया था। उन्हें लगने लगा कि क्या वे मेरे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरे पिता ने जवाब दिया कि जब जिंदगी आपको बड़ी जिम्मेदारियां देती है तो वो आपकी आत्मा और सहनशक्ति का इम्तिहान लेती है। मेरा जन्मदिन मनाने से सिर्फ मेरा संकल्प कमजोर होगा और वे ये सब मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। फिर उन्होंने माँ को याद दिलाया कि आज ओलिवर का जन्मदिन है और उन्होंने उसके लिए एम्पायर होटल में एक पार्टी का इंतजाम किया है। उन्होंने माँ से जल्दी करने और अपना तोहफा साथ ले जाकर ओलिवर को देने के लिए कहा। इस बीच सड़क पर चलते हुए मैं पूरी तरह पस्त और ढहने की कगार पर था। आखिरकार अपने पिता की बीमारी के लिए मैं हर दिन कई नौकरियां कर रहा था और ऊपर से अभी अभी मेरी किडनी की सर्जरी हुई थी। मैंने खुद से भी पूछा कि क्या ये वाकई सब करने के लायक था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि वही वो पिता हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी दी और पाला पोसा। मुझे लगा कि जब तक वे ठीक हो जाते हैं तब तक थोड़ी सी कड़ी मेहनत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे मैं एम्पायर होटल में अपनी शिफ्ट पर पहुंचा। लॉबी में मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क का सबसे अमीर आदमी वहां अपने बेटे ओलिवर के लिए एक बर्थडे पार्टी दे रहा था और वे जल्द ही पहुंचने वाले थे। उसने मुझसे कहा कि मैं भी उसके साथ चलूं क्योंकि शायद हमें अच्छी टिप मिल जाए। अचानक प्रवेश द्वार पर एक नवयुवक चलकर आया। मेरा मैनेजर तुरंत चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उसकी तरफ भागा। स्वागत है आदरणीय मेहमान। उस नवयुवक को उसका ये बर्ताव पसंद आया और उसने मैनेजर को टिप थमाते हुए कहा कि ये उसके लिए है। मैनेजर ने बार बार उसका धन्यवाद किया। तभी बिना मेरे जाने पास खड़े किसी शख्स ने कहा कि ओलिवर का दिल वाकई बहुत बड़ा है। ओलिवर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, आखिर मैं आपका ही तो बेटा हूं। स्वाभाविक रूप से मैंने उधर देखा तो उसके साथ 2 लोग और खड़े थे। मैं उन्हें केवल पीछे से देख पा रहा था। उनके शरीर की बनावट और परछाई बिल्कुल मेरे माता पिता जैसी लग रही थी, लेकिन मैंने अपना सिर झटका। मेरे पिता तो अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए ये सिर्फ एक हमशक्ल की समानता ही हो सकती थी। आखिर अगर वे इतने अमीर होते तो मैं यहां नौकरी ही क्यों करता। तभी मेरा मैनेजर भागे भागे मेरे पास आया और बोला कि मेरी तो किस्मत खुलने वाली है। उसने बताया कि न्यूयॉर्क के सबसे अमीर आदमी के बेटे ने बैंक्वेट हॉल में सर्व करने के लिए मुझे मांगा है। उसने कहा कि न्यूयॉर्क के सबसे अमीर इंसान से मिलने वाली टिप मेरी पूरी जिंदगी भर के लिए काफी हो सकती है। मुझे बहुत उलझन हुई कि क्या ये सच में सच है, लेकिन मेरा मैनेजर लगातार मुझसे इस मौके को हाथ से न जाने देने के लिए कहता रहा ताकि मेरे पिता के आगे के इलाज के खर्च की चिंता खत्म हो जाए। फिर उसने मुझे याद दिलाया कि मेरी अभी अभी किडनी की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकता। मैंने कहा ठीक है और उसका धन्यवाद किया। कम से कम मेरा मैनेजर तो वाकई मेरी परवाह करता था। वेटर की ड्रेस बदलने के बाद मैं मेन रूम में बड़ा सा केक लेकर जाने लगा, लेकिन मैनेजर ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, यंग मास्टर आर्थर ने कहा है कि अंदर जाने से पहले मास्क पहन लो। मुझे बहुत अजीब लगा, पर खैर कोई बात नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। चेहरे पर बस एक मास्क लगाना था और बदले में सैकड़ों डॉलर की टिप मिलना तो बच्चों का खेल था। उसी पल जब मैंने बड़े से केक के साथ मुख्य हॉल में कदम रखा तो किसी ने चिल्लाकर गाना गाने को कहा। सब लोग हैप्पी बर्थडे गाने लगे। मैंने कमरे के बीचों बीच देखा, लेकिन ये सब क्या हो रहा था। बीच में 3 लोग खड़े थे। वे मेरे पिता, मेरी माँ और ओलिवर थे। मेरे तथाकथित गरीब माता पिता ओलिवर से विश मांगने और मोमबत्ती बुझाने के लिए कह रहे थे। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे माता पिता यहाँ कैसे? वे न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोग कैसे बन गए? क्या उन्हें अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? हाँ, जरूर मुझे कोई वहम हो रहा होगा, लेकिन मैं हकीकत को झुठलाने की जितनी भी कोशिश करता, वे वाकई वही थे। वे सचमुच मेरे ही माता पिता थे। मैं कमरे के एक कोने में गया, अपना फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल लगाया। तुरंत ही हॉल के बीचों बीच खड़ी उस अमीर औरत का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो ईथन, क्या बात है? मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता ही सच में न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोग थे। माँ, आप कहाँ हैं? उसने मुझसे सीधे मुंह झूठ बोला। उसने कहा कि वो पापा के साथ अस्पताल में है और मुझे वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझसे कहा कि मैं इन दिनों बहुत थक गया हूं, इसलिए मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। मैंने फोन काट दिया। पता चला कि जब वे झूठ बोलते हैं तो उनकी पलकें तक नहीं झपकती। उनके पास इतना बेहिसाब पैसा था, फिर भी उन्होंने गरीब होने का नाटक किया और मुझे बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक कि उस $500,000 मिलियन के मेडिकल बिल को चुकाने के लिए मुझे अपनी किडनी तक की सर्जरी करानी पड़ी। मुझे याद आया जब मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ये सब तो बस एक बहुत बड़ा छलावा निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे।
मैं थोड़ा और करीब गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऑलिवर ने पूछा कि क्या ये मेरा फोन था और याद दिलाया कि हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। आप लोग तो यहाँ मेरे साथ जश्न मनाने आए हैं, मेरा प्यारा भाई गुस्सा तो नहीं होगा ना? मेरे पिता ने हिकारत से कहा। उसकी इतनी हिम्मत? वो मेरा बेटा है, सिर्फ एक जन्मदिन ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। वो कौन सा मरा जा रहा है? पिता ने कहा कि उन्होंने मुझे मेरी माँ के साथ इसलिए पैदा नहीं किया था ताकि मैं ऐशो आराम में जी सकूं। मेरी माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसने ऑलिवर से कहा कि वो मेरी चिंता न करे, क्योंकि मेरे पिता ये सब मेरे भले के लिए और मेरा चरित्र बनाने के लिए कर रहे हैं। तभी एक दूसरे मेहमान ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं तो पिछले जन्मों के पुण्य की वजह से कार्टर परिवार की दौलत में पैदा होने के लिए भाग्यशाली रहा, वरना हर किसी को मिस्टर कार्टर द्वारा तराशे जाने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद बॉस डेविस मेरे पिता के पास गया। उसने पूछा कि क्या मुझे ट्रेन करने के लिए ही उन्होंने मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाई थीं। फिर डेविस ने मेरे पिता को अपना फोन थमाया। उसने कहा कि उसने किसी से कहकर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया है और पिता से कहा कि वे देखकर बताएं कि क्या वे संतुष्ट हैं। ये सब देखकर मैं खौफ से कांप उठा, तो ये भी उन्हीं का किया धरा था। यह सब कुछ उनके द्वारा पहले से ही प्लान किया गया था। मैंने क्या गलत किया था? वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, अपनी ही औलाद के साथ? बॉस डेविस ने हंसते हुए मेरे पिता को बताया कि कैसे मैं इलाज के पैसे पाने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था। उसने कहा कि मेरा इस तरह घुटने टेकना मेरी सहन शक्ति को दिखाता है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से कुछ बड़ा हासिल करूंगा। लेकिन मेरे पिता के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं और वे थोड़े सख्त हो गए। वे उस आदमी पर चिल्लाए, मैंने तुमसे सिर्फ ईथन के रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें डालने को कहा था, तुम्हें उसे घुटनों पर बिठाने की हिम्मत किसने दी? मेरे पिता का गुस्सा भांपकर माँ बीच में बोली। उसने कहा कि पिता ही तो थे जिन्होंने डेविस से मुझे ट्रेन करने को कहा था, और इस तरीके के अलावा मैं सबक कैसे याद रखता? आखिरकार पिता मान गए। उन्होंने कहा, अगर उसे घुटने टेकने पड़े तो सही, क्योंकि बिना चुनौतियों के कोई बड़ा इंसान कैसे बन सकता है। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि दोनों में से किसी को भी इस मामले में नरम पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डेविस से यहां तक कह दिया कि जब तक ईथन की जान को खतरा न हो, वे बिना झिझक आगे बढ़ सकते हैं। बॉस डेविस ने मुस्कुराकर पिता से कहा कि वे चिंता न करें, उन्होंने बचपन से ही मेरी सारी चुनौतियों की प्लानिंग की है और मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। ये सारी बकवास सुनकर मेरा खून खोल उठा। मेरी जिंदगी की सारी तबाही और दुख, सब कुछ इनके द्वारा पहले से तय था, और हद तो ये थी कि वे इसे ट्रेनिंग कह रहे थे। लेकिन क्या वे समझते थे कि मैंने बीते 20 साल कैसे काटे थे? मेरे लिए वो सब कैसा महसूस होता था? सच कहूं तो मैं गुस्से से इतना भर गया था कि मेरे सिर की नसें फटने को थीं। मुझे याद आया कि बचपन से ही क्लासमेट्स मुझे अकेला छोड़ देते थे। बच्चे मुझसे कहते थे कि हट जाओ, क्योंकि उनके पापा ने मना किया है या उनकी माँ ने कहा है कि मेरे साथ घूमने पर सजा मिलेगी। मुझे याद आया कि कैसे सड़क पर चलते हुए गुंडे मुझे धमकाते थे कि उनके रास्ते से हट जाऊं, वरना जब भी देखोगे पीटेंगे। पता चला कि उनकी नज़र में मेरी इज्जत बस एक खेल थी। क्या इसे ही वे ट्रेनिंग कहते थे? क्या ये वही ट्रेनिंग थी जो मैं चाहता था? सबसे बेतुकी बात यह थी कि मुझे इस सब के बारे में भनक तक नहीं थी। क्या मेरी जिंदगी उनके लिए एक मजाक थी? इस बीच यंग मास्टर ऑलिवर ने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मजाक उड़ाने का भाव था और होठों पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान थी मानो मैं उस कमरे का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। हॉल के अंदर मेरे पिता ने अचानक कहा, बस बहुत हुआ, आज ऑलिवर का जन्मदिन है, चलो इन फालतू बातों को छोड़ो। मेरी माँ ने मुस्कुराकर कहा, ऑलिवर देखो, ये जन्मदिन का तोहफा माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो एक लैम्बोर्गिनी थी। ऑलिवर मुस्कुराया और बोला, थैंक्स माँ। एक मेहमान आगे आया और कहने लगा कि पिछले 20 सालों से ऑलिवर के हर जन्मदिन पर उसे कोई न कोई कीमती तोहफा मिलता रहा है। उसने इशारा किया कि इस लैम्बोर्गिनी की कीमत $10 मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरे मेहमान ने हंसकर कहा कि ऑलिवर को तो वाकई बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ा गया है, इतना तो ये अमीर परिवार अपने सगे बेटे के लिए भी नहीं करता। मेरे पिता ने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल, ऑलिवर भले ही हमारा गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन मेरे दिल में वो सगे बेटे से भी ज्यादा करीब है। मैं बस वहीं खड़ा रहा तो जो शख्स थोड़ी देर पहले मुझे बेपरवाही से $10,000 की टिप दे रहा था, वो उनका गोद लिया हुआ बेटा था। क्या बकवास है! एक तरफ उनका गोद लिया बेटा आलिशान पार्टियों में रंगरलियां मना रहा था और भव्य जन्मदिन मना रहा था, वहीं उनका अपना सगा बेटा मेडिकल बिलों के लिए दर-दर पैसे जुटा रहा था, दरवाजे पर झुककर उसका स्वागत कर रहा था और उनके झूठे नाटक के लिए अपनी किडनी तक बेच चुका था। तभी ऑलिवर फिर बोला। उसने मेरी माँ की तरफ देखा और कहा, अच्छा माँ, जो घड़ी आपने मुझे 5 साल पहले दी थी, अब आप उसे ईथन को वापस दे सकती हैं। वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, वो वैसे भी ध्यान नहीं देगा। मेरी माँ ने मुस्कुराकर उससे कहा,
हमारा ओलिवर कितना समझदार है, अपने हर जन्मदिन पर मुझे तोहफा देना जानता है। मेरे दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। मुझे याद आया जब मैं 7 साल का था। मेरे माता पिता एक रात देर से घर आए थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, माँ पापा आप लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आज काम बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरी माँ ने एक खिलौना कार निकाली और पूछा कि क्या मुझे ये पसंद आई। मैंने कहा कि ये मेरी पसंदीदा कार है, लेकिन फिर मैंने पूछा कि इसके नीचे किसी और का नाम क्यों लिखा है। माँ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा कि वे नया खिलौना नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उन्होंने $10 में ये पुरानी इस्तेमाल की हुई कार खरीदी है। उसने पूछा कि क्या मैं उनसे नाराज हूं। एक बेवकूफ की तरह मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं माँ, और वादा किया कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसने मुझे एक अच्छा बच्चा कहा। अब पीछे मुड़कर सोचने पर समझ आया कि बचपन में मुझे मिले वे सारे पुराने खिलौने बस उनके गोद लिए बेटे के छोड़े हुए जूठन थे। क्या वे ये नहीं कहते थे कि बच्चे को गरीबी में पालने से वो कामयाब बनता है? तो फिर ओलिवर को इतनी नवाबी में क्यों पाला गया? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आखिरकार मुझे गरीबी में पालना तो बस उनका एक बहाना था, क्योंकि वे मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। अचानक ओलिवर की आवाज ने मुझे दावत के माहौल में वापस ला दिया। वो चिल्लाकर पूछ रहा था कि जिस वेटर को उसने बुलाया था वो कहाँ है। मैं स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ बढ़ा। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने मुझसे कहा कि फालतू ड्रामा मत करो और जल्दी आकर उसके माता पिता के लिए शराब उड़े लो। मैं सिर्फ अपना सिर झुकाकर कह सका, जी ठीक है। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तुम में जरा भी समझ नहीं है, तुम जिंदगी भर वेटर बनने के ही लायक हो। फिर वो मेरे पिता की तरफ मुड़ा और कहा कि वो समझता है कि वे मुझे मजबूत बना रहे थे, लेकिन उन्हें बीमार होने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। मेरे पिता ने जवाब दिया कि इतनी ट्रेनिंग के बाद अब मेरा टेस्ट लेने का समय आ गया था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या मैं जल्दी से $500,000 कमा सकता हूं या नहीं। वे हंसे और बोले कि शुक्र है मैंने उन्हें निराश नहीं किया। मैं शराब की बोतल थामे वहीं खड़ा रहा। तो वो ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह से नकली था। वे बस अपने शिक्षा के नतीजों की जांच करना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे इतना गंभीर ले लिया कि बेवकूफों की तरह अपनी जान बचाने वाले पैसों के लिए अपनी किडनी ही दांव पर लगा दी। मेरे हाथ कांपने लगे और गलती से थोड़ी सी शराब ओलिवर के ऊपर गिर गई। ओलिवर कोई शरीफ इंसान नहीं था। उसने मुझे तब तक लातों से मारा जब तक कि मैं जमीन पर गिरकर लहूलुहान नहीं हो गया। कांच के टुकड़ों से लहूलुहान होकर जब मैं गिरा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अंधा हूं। मैंने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मेरा इरादा ये नहीं था और उसके कपड़े साफ करने की पेशकश की। लेकिन वो मुझ पर चिल्लाया, क्या तुम जैसे इंसान की सिर्फ एक सॉरी काफी है? उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ये ड्रेस खास ऑर्डर पर कस्टमाइज कराई गई थी और तुम जैसा घटिया वेटर कभी इसकी भरपाई करने की औकात नहीं रखता। लेकिन मेरे पिता को मुझमें कुछ अजीब एहसास हुआ। मेरे हाथ से बहते खून को देखकर वे मेरी तरफ बढ़े और मुझसे ऊपर देखने को कहा। यहां तक कि उन्होंने मेरा मास्क हटाने की कोशिश भी की। ओलिवर घबरा गया। उसने मेरे पिता से कहा कि इस नीच इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो खुद उसे सबक सिखाएगा। ओलिवर मुझे ऐसे देख रहा था मानो मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं बस एक मामूली वेटर हूं और अगर मैं अपने सारे अंग भी बेच दूं तब भी उसके कपड़ों की कीमत नहीं चुका सकता। उसने किसी को शराब की बोतल लाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि चूंकि आज उसका जन्मदिन है इसलिए वो मुझसे ज्यादा बहस नहीं करेगा। अगर मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा तो वो मुझे जाने देने पर विचार कर सकता है। मेरे मैनेजर ने बीच में आकर ओलिवर से कहा कि मैं आज ही काम पर आया हूं और नियमों को नहीं जानता, इसलिए उसने मेरी जगह खुद शराब पीने की पेशकश की। लेकिन ओलिवर उस पर बिगड़ गया और पूछा कि किसी और के लिए खड़े होने वाला वो होता कौन है और उसे वहां से दफा होने को कहा। उसने जिद की कि वो आज मुझसे ही ये शराब पिलवा कर रहेगा। उसने मुझे घूर कर देखा और मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया कि जब कोई गलती हो या किसी को ठेस पहुंचे तो माफी कैसे मांगी जाती है? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, सिखाया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत ही अच्छे से। इतना अच्छे से कि मेरा दिल करता है कि उनके मुंह पर जाकर हंसूं या फिर उन्हें सीधे भगवान के पास पहुंचा दूं। आखिरकार मैंने उससे कहा कि मैं इसे पी जाऊंगा। मैंने ये बात साफ कही कि वो राजधानी के सबसे अमीर जोड़े का बेटा है, उसके कपड़ों की कीमत मेरी साल भर की तनख्वाह के बराबर है और माफी के लिए शायद एक बोतल शराब काफी नहीं होगी। मैंने बोतल खोली और पागलों की तरह शराब पीने लगा। लेकिन मेरा मैनेजर क्रिस भागे भागे आया और उसने मुझसे कहा कि मैं जज्बाती न बनूं और दिखावा न करूं। उसने कहा कि मैं पागल हो गया हूं क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी एक किडनी दान की है और इस तरह शराब पीना मेरी जान ले सकता है। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि मौत भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी तो वैसे भी कुछ लोगों के लिए बस एक खिलौना ही थी। खैर, मैंने जोर से पूछा कि क्या इस तरह सफेद शराब की एक बोतल पीने से वाकई कोई आफत आ जाएगी? भीड़ में से कोई बड़बड़ाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर पूछा, अगर ये सच में मर गया तो? लेकिन ओलिवर बस हंस पड़ा और उसने मेरे पैरों के पास एक बैंक कार्ड फेंक दिया।
उसने कहा कि उस कार्ड में $5 मिलियन हैं जो मेरी जान खरीदने के लिए काफ़ी हैं। उस कार्ड को देखकर मुझे एक और पुरानी याद आ गई। मुझे याद आया जब मैंने अपनी माँ से कहा था कि स्कूल के स्पोर्ट्स मीट के दौरान मेरा जूता गलती से फट गया है। उन्होंने गहरी सांस ली थी और पूछा था कि ये कैसे हुआ। उन्होंने शिकायत की थी कि उनके लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, उनके कर्ज अभी तक नहीं चुके हैं, और पूछा था कि क्या मैं थोड़ा तरस नहीं खा सकता। मैंने उनसे कहा था कि मैं उन जूतों को 3 साल से पहन रहा हूं और वे इतने बड़े हो चुके थे कि चलने के लिए मुझे अंदर अतिरिक्त इंसोल्स लगाने पड़ते थे। आखिरकार उन्होंने मुझसे जूते उतारने को कहा था ताकि वे उन्हें सिल सकें और कहा था कि मैं इन्हें 1 साल और पहन सकता हूं। उनका बोझ कम करने के लिए मैंने मिडिल स्कूल से ही खर्चों में मदद के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पिता के इलाज के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि मैं कैश के लिए अपनी किडनी बेचने तक को तैयार हो गया। और अब मेरे ही तथाकथित माता पिता का ये गोद लिया हुआ बेटा बेपरवाही से मेरे हाथ में एक ऐसा कार्ड थमा रहा था जिसमें मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई के बराबर पैसे थे। उस कार्ड को देखते हुए मैं नीचे झुका और उसे उठा लिया। मुझे महसूस हुआ कि ये सारा अपमान मेरे लिए बहुत महंगा था, लेकिन तथाकथित मिस्टर और मिसेस कार्टर के लिए ये पैसा पार्किंग फीस जैसा ही था। वहां खड़े एक अमीर मेहमान ने बीच में टोकते हुए कहा कि मेरी उम्र ईथन जैसी ही लग रही है, लेकिन ओलिवर में मुझसे कहीं ज्यादा स्वाभिमान है। उसने दावा किया कि अगर ओलिवर होता तो वो कभी उस कार्ड को उठाने के लिए नीचे नहीं झुकता। दूसरे मेहमान ने हंसकर कहा कि एक ड्रिंक के लिए लाखों डॉलर मिलना तो बहुत फायदे का सौदा है और मुझे घुटनों पर बैठकर मिस्टर कार्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अपनी जगह डटा रहा। मैंने उनसे कहा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक इंसान हूं। इस कमरे में मौजूद हर कोई मुझे कचरे की तरह क्यों देख रहा है। ओलिवर ने मुंह बनाकर कहा कि मुझे अपने माता पिता को कोसना चाहिए जो उसके महान मिस्टर कार्टर जैसे नहीं है। उसने कहा कि उसकी किस्मत में एक उच्च श्रेणी का इंसान बनना लिखा है, जबकि मुझ जैसे लोग प्रताड़ित होने के ही लायक हैं। यहां तक कि उसने मुझे अपने घुटनों के बल बैठने का हुक्म दिया। तभी मेरे मैनेजर ने मेरे पिता से बात की। मुझे बहुत दुख है मिस्टर कार्टर, लेकिन इस बच्चे ने अपने पिता की सर्जरी के पैसे चुकाने के लिए अभी अभी अपनी किडनी दान की है। अगर यंग मास्टर ओलिवर इसे शराब पीने के लिए मजबूर करते रहे तो यह इसके लिए जानलेवा हो सकता है। मेरे पिता ने एक अनजान अजनबी की तरह अभिनय करते हुए सभी को रुकने के लिए चिल्लाकर कहा। एक मजाकिया मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि अपनी किडनी बेचना बहुत बड़ी पितृभक्ति है, लेकिन यह बहुत बुरा हुआ कि मैंने उनके बेटे की जन्मदिन की पार्टी खराब कर दी और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक ओलिवर ने अपने दोस्तों को मुझ पर हमला करने के लिए बुला लिया। उसकी उंगली के एक इशारे पर वे लोग मुझे इस तरह लातों और घूंसों से मारने लगे मानो कल का दिन ही ना हो। जब उन्होंने मुझे कमरे के बीचों बीच झुका दिया तो मैंने ऊपर देखा और ओलिवर पर चिल्लाया कि आओ और मुझे मार डालो, बस मुझे मार डालो, तुम कमीने। उस पल मैंने मन ही मन सोचा कि शायद अगर मैं मर जाऊं तो मैं इस दुनिया को छोड़ सकूंगा और इस बहुत बड़े छलावे से बच सकूंगा। अचानक मेरे पिता ने कहा कि मेरी जबान बहुत चलती है, लेकिन फिर उन्होंने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और कहा कि 10 बज चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने असली बेटे को फोन करके ये बताना होगा कि सर्जरी ठीक रही। उन्होंने अपने गार्ड्स को मुझे उठाने के लिए कहा, लेकिन मेरी माँ बीच में बोल पड़ी और मुझे बेकार का कचरा कहा। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वे अपने हाथ गंदे न करें और वे खुद इसे संभाल लेंगी। शांत चेहरे के साथ उन्होंने गार्ड्स को हुक्म दिया, इस कचरे को यहां से बाहर ले जाओ। इसे देखकर ही मुझे घिन आ रही है, लेकिन जैसे ही वे मुझे घसीटकर उनके पास से ले जा रहे थे, मेरी माँ एक पल के लिए रुकी। वे फुसफुसाईं कि मैं बहुत हद तक ईथन जैसा दिखता हूं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझा लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे कॉलेज का हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है और चूंकि मैं हमेशा एक अच्छा छात्र रहा हूं, इसलिए मैं पूरी रात बाहर नहीं रहूंगा। उन्होंने तय किया कि वे जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं। बाद में होटल के बाहर मेरे मैनेजर क्रिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं और क्या मैं चाहता हूं कि वो मुझे अस्पताल ले जाए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूं और आज के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने आह भरी और कहा कि मुझे मिस्टर कार्टर से जबान नहीं लड़ानी चाहिए थी क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात पर राहत जताई कि कम से कम मुझे हर्जाने के रूप में कुछ मिलियन डॉलर मिल गए, जिससे आखिरकार मुझे अपने पिता के इलाज के पैसे मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब यहां दोबारा काम करने ना आऊं। खैर, ये बहुत मजाकिया था। मेरे पिता को अब मेरे द्वारा जुटाए गए सर्जरी के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने क्रिस भाई से परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगी और उनसे कहा कि मुझे वापस कॉलेज जाना होगा, वरना बाद में मुझे अंदर जाने नहीं मिलेगा। जाने से पहले मुझे याद आया कि मेरे माता पिता ने ओलिवर से थोड़ी देर पहले क्या कहा था। वे अपना काम छोड़कर ओलिवर का जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ आए थे। उन्होंने उसे अपना सबसे प्यारा बेटा कहा था और कहा था कि चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हों, इस खास दिन पर उनका उसके साथ होना बहुत जरूरी था। मुझे लगभग हंसी ही आ गई। पता चला कि भले ही वे व्यस्त हों, फिर भी अपने गोद लिए बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। लेकिन उनका अपना सगा बेटा होने के नाते मुझे कभी एक बार भी ये नसीब नहीं हुआ। मेरी जिंदगी वाकई उनके लिए एक मजाक थी।
तभी अचानक ओलिवर मुझसे मिलने बाहर आया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और पूछा, ईथन, अपने ही माता पिता से 20 सालों तक धोखा खाने के बाद कैसा लग रहा है? मैंने उसे घूर कर देखा और मुझे उस परम सत्य का एहसास हुआ। ये घटिया इंसान शुरू से जानता था कि मैं उसके माता पिता का असली सगा बेटा हूं और उसने ये सब जानबूझकर किया था। ओलिवर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए माना, हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया। उसने पूछा कि क्या इतने अपमान के साथ जीना, उसके पैरों तले कुत्ते की तरह पड़े रहना और एक शब्द भी न बोलना बहुत मुश्किल था? वो मेरे मुंह पर हंसा और बोला कि मेरा मर जाना ही बेहतर है और उसकी तुलना में तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही गोद लिया हुआ बेटा हूं। लेकिन मैं बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने एक बात सही कही, तुम्हारी तुलना में तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही गोद लिया हुआ हूं। चूंकि उन्होंने अपना सारा प्यार तुम पर लुटा दिया है, तो अब वक्त आ गया है कि मुझ जैसा बाहरी इंसान उनके रास्ते से हट जाए। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मेरी आंखें अस्पताल के बिस्तर पर खुलीं। मेरी क्लासमेट क्लोई पास ही बैठी थी। मुझे जागता देखकर उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने उससे पूछा कि मैं अस्पताल में कैसे हूं। उसने समझाया कि मैं कल रात होटल के गेट पर बेहोश हो गया था। मेरे मैनेजर क्रिस ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरा स्टूडेंट आईडी देखा और कॉलेज से संपर्क किया, इसलिए वह तुरंत चली आई। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अभी डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। उसने कहा, तुमने अपनी किडनी क्यों बेची? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं मदद कर सकूं। उसका चिंता से भरा चेहरा देखकर मैंने बस अपना सिर हिला दिया और मना कर दिया। सब कुछ बीत चुका है। उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर मैं बात नहीं करना चाहता तो वो ज्यादा नहीं पूछेगी, लेकिन उसने कहा कि मुझे वाकई अपना ध्यान रखना चाहिए। उसने याद दिलाया कि मेरा जख्म अभी भरा भी नहीं था और मुझे शराब से एलर्जी है। फिर भी मैंने इस तरह शराब पीने की हिम्मत की। उसने चेतावनी दी कि मैं इस तरह मर जाऊंगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैंने वादा किया कि मैं अब कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। फिर मैंने विदेश में पढ़ाई करने के उस कोटे का जिक्र किया जिसकी बात उसने पिछली बार की थी। मैंने पूछा कि क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है क्योंकि मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, टीचर ने वो सीट तुम्हारे लिए ही बचाकर रखी थी। उसने कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मुझे समझ आ ही गई, क्योंकि मेरे हुनर के साथ विदेश न जाना बहुत बड़े अफसोस की बात होती। फिर उसने मेरे पिता की बीमारी के बारे में पूछा कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। एक कड़वी मुस्कान के साथ मैंने उससे कहा, वे बिल्कुल ठीक है और अब उन्हें मेरी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और उसने मुझे इस यात्रा के लिए एक चार्टर फ्लाइट का टिकट थमा दिया। हम 3 दिनों में निकलने वाले थे और उसने मुझसे तैयारी करने और अपने माता पिता को अलविदा कहने के लिए कहा। मैंने वहां अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की और बस इतना कहा, ठीक है। मैं बैठा हुआ उस टिकट को देखता रहा। मैंने मन ही मन सोचा, माँ, पापा, क्या आप नहीं कहते थे कि मुझे सादगी और गरीबी में पालने से मैं कामयाब बनूंगा? अब मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप लोग भी यही चाहते थे। 3 दिनों में मैं आप लोगों की जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। उत्तर और दक्षिण के 2 अलग अलग किनारों की तरह हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगले दिन जब मैं घर पर था तभी मेरे माता पिता अचानक वापस आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा अभिवादन किया और घोषणा की कि वे लौट आए हैं। मेरे पिता अंदर आए और बोले कि उन्होंने डॉक्टर से सुना है कि मैंने अस्पताल का $500,000 का मेडिकल बिल चुका दिया है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी बूढ़ी जान बच गई। फिर उन्होंने मुझे कैश की एक गड्डी थमाई। यह वही $500,000 है जो तुमने सर्जरी के लिए उधार लिए थे। उन्होंने कहा, मैं अब ठीक हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मां के साथ काम करके इसे चुकाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने कड़वाहट से सोचा कि अपनी किडनी बेचकर मुझे जो $500,000 मिले थे वो शायद उनके एक दिन के खाने पीने का खर्च भर था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ये पैसा मैंने खुद कमाया है, इसलिए आपको इसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। वे हैरान दिखे। तुम इसे खुद कैसे कमा सकते हो? तुम एक साथ इतना सारा पैसा कैसे बना सकते हो? उन्होंने पूछा और मुझसे इसकी चिंता न करने को कहा। मैंने बात टाल दी। मैंने उन्हें एक डिब्बा दिया जिस पर टेप लगी हुई थी। मैंने अपने पिता से कहा कि 3 दिन बाद उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए जन्मदिन का एक तोहफा तैयार किया है, लेकिन उन्हें इसे 3 दिन बाद ही खोलना होगा, क्योंकि अगर वे इसे अभी खोल देंगे तो इस बड़े सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। मेरे पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसे अपने जन्मदिन पर ही खोलूंगा, क्योंकि तब इसका महत्व और बढ़ जाएगा। आखिरकार तुमने मेरा इलाज कराने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और मैं इसकी कद्र करता हूं। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुमने अभी कॉलेज शुरू ही किया है और $500 मिलियन कमा भी लिए। भविष्य में तुम यकीनन बहुत बड़े आदमी बनोगे और तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे वहीं हंसी आ जाती।
अगर कामयाबी ही वो चीज़ थी जिसकी वे मुझसे उम्मीद कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि 3 दिन बाद जब वे सुनेंगे कि मैं देश छोड़कर चला गया हूं, तो वे आखिरकार मुझे आज़ाद कर देंगे। तभी मेरी माँ एक कंटेनर लेकर आईं। उन्होंने मुझे बताया कि आज अस्पताल में जब कोई पापा से मिलने आया था तो वो ड्रंकन क्रैब्स, शराब में पके केकड़े लेकर आया था। उन्होंने कहा कि पापा इसे खुद नहीं खाना चाहते थे, इसलिए वे इसे मेरे लिए पैक करके ले आईं। मैं हाल ही में उनके लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा था और मुझे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत थी। बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्होंने इसे टॉप क्लास ड्रंकन क्रैब्स बताया और मुझसे चखकर देखने को कहा कि ये कैसा लगा। मैं उस खाने को घूरता रहा। मैं जानता था कि ये केकड़े शायद उनके किसी 5 स्टार होटल के खाने के बचे हुए जूठन ही थे। अतीत में मैं खुशी से झूम उठता और उछलने लगता, लेकिन अब जब मैंने उन्हें और उनकी नकली मुस्कान को देखा तो मुझे उल्टी आने लगी। मेरी माँ ने मेरी हिचकिचाहट देखी और पूछा कि क्या बात है, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या आपको याद है कि मुझे शराब से एलर्जी है? मेरी माँ ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। ओह नहीं, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी, उन्होंने कहा। मेरे पिता ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने को दोष देते हुए कहा कि उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहता हूं ताकि हम कुछ और खा सकें, लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया और विनम्रता से मना कर दिया। जी नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। और मैंने उनसे खाना खाने को कहा। मेरी माँ ने मुझे गौर से देखा। आज तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम बहुत परेशान लग रहे हो, उन्होंने कहा। मैंने उनसे कहा कि कोई खास बात नहीं है। मैंने बस यूं ही जिक्र कर दिया कि कल मैंने एक अमीर लड़के को जन्मदिन की पार्टी मनाते देखा था। मैंने कहा कि उसके माता पिता ने न केवल उसके लिए पार्टी रखी, बल्कि उसे एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की। मैंने कहा कि मुझे बस उस लड़के से थोड़ी जलन हुई कि वो अपने माता पिता के साथ जन्मदिन मना रहा था, जबकि मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं। मेरे पिता ने घबराकर पूछा कि मैंने ये कहाँ देखा था। उनका पीला पड़ा चेहरा देखकर मैंने झूठ बोल दिया और उनसे कहा कि मैंने ये कल कॉलेज में देखा था। वे हकलाते हुए बोले, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो शायद भविष्य में हम भी ऐसी ही कोई पार्टी रख सकेंगे। मेरी माँ ने हाँ में सिर हिलाया और मुझे ढाढ़स बंधाने दौड़ी। उन्होंने कहा कि वे जानती हैं कि ये उनकी गलती है। पिछले कुछ सालों में वे सिर्फ पैसों के लिए काम में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने मुझ पर थोड़ा कम ध्यान दिया। मैंने मन ही मन अपनी आंखें मूंद लीं। काम में व्यस्त? वे तो बस अपने गोद लिए बेटे के साथ वक्त बिताने में व्यस्त थे। उन्होंने मुझे 20 सालों तक बेवकूफ़ बनाया था और उनकी एक्टिंग दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही थी। मेरी माँ ने प्यार से मुझसे कहा कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमारा अपना स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि दूसरों से जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे पिता ने भी उनकी बात से सहमति जताई और मेरे लिए झींगे श्रिम्प छीलने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं अभी पढ़ाई के एक अहम पड़ाव पर हूं और मुझे ज़्यादा पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है। मैं उन्हें देखता रहा। एक तरफ तो वे मुझे न्यूट्रिशन देने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ सारा पैसा दूसरे बेटे पर लुटा रहे थे। पहले कभी मैं उन्हें ऐसा करते देखता था तो उनके इस प्यार से भावुक हो जाता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। अचानक मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगा। शारीरिक और मानसिक थकावट आखिरकार मुझ पर हावी हो गई और मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। मेरे पिता घबरा गए। ईथन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम बीमार हो? उन्होंने पूछा। उन्होंने मेरी माँ पर चिल्लाते हुए कहा कि वे मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं और उनसे जल्दी अस्पताल पहुंचने को कहा। गाड़ी में मेरी माँ रोने लगीं और पूछने लगीं कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। वे मुझसे गिड़गिड़ाने लगीं कि मैं उन्हें न डराऊं और थोड़ा हौसला रखूं, क्योंकि हम अस्पताल पहुंचने ही वाले थे। जैसे जैसे मेरा होश आता जाता रहा, मैं बस उनकी घबराई हुई आवाज़ें सुनता रहा। मैं उनकी इस परवाह और चिंता के बारे में सोचने लगा, इसमें से कितना सच था और कितना झूठा व दिखावटी। अब जब मुझे सच्चाई का पता चल चुका था तो वे आखिर किसको रिझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बचपन की एक और बात याद आई। जब मैं बीमार पड़ा था, मेरी माँ ने मुझे सोता हुआ पाया था और पूछा था कि मैं वहाँ क्यों सो रहा हूँ। उन्होंने मेरा माथा छुआ और घबराकर मेरे पिता से कहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार है और हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। हम बाहर भागे, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। मेरे पिता ने कहा था कि कोई कैब नहीं मिल रही है, तो मेरी माँ ने कहा था कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। मेरे पिता वहीं खड़े रहे जब तक कि माँ उन पर छाता लाने के लिए चिल्लाई नहीं। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने सोचा था कि उनके प्यार ने मुझे कितना खुश कर दिया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर पिछले 20 सालों में उनके बोले गए सारे झूठ मुझे ये एहसास कराते हैं कि उनका प्यार पूरी तरह से नकली था और मुझे इस सब के लिए उनसे बेहद नफरत हो रही थी। मेरी सोच में तब खलल पड़ा जब मेरे पिता का फ़ोन बज उठा। उन्होंने फ़ोन उठाया और पूछा कि क्या बात है। वो ऑलिवर था। मैंने सुना उसने पूछा कि क्या माँ और पापा मेरे पास हैं। फिर फ़ोन पर ऑलिवर ने कहा कि 3 लोगों के एक सुखी परिवार पर एक नई फिल्म आई है और उसने पूछा कि क्या पापा उसके साथ वो फिल्म देखने चल सकते हैं। मेरे पिता हिचकिचाए और बोले कि वे अभी व्यस्त हैं, लेकिन ऑलिवर शिकायत करने लगा। उसने कहा कि उन्हें एक साथ फिल्म देखे 1 महीना हो गया है और पूछा कि क्या वो अब उनका पसंदीदा बेटा नहीं रहा।
ये सुनकर मुझे बहुत घिन आई। मेरे पिता तुरंत मान गए। उन्होंने उससे कहा कि वो थोड़ा इंतजार करे, वे जल्द ही वहां पहुंचेंगे। फिर उन्होंने फोन काट दिया और मेरी तरफ देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें और मां को बाद में कहीं जाना है, कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और पूछा कि उनके अपने बेटे के बीमार होने से ज्यादा जरूरी भला क्या काम हो सकता है। उन्होंने सीधे मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी से फोन आया था, कंपनी ने उन्हें ओवरटाइम के लिए बुलाया है और ये उनके काम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं गए तो नौकरी पर बात आ सकती है। अब मुझसे ये सब नाटक और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मैं ठीक हूं और उनसे जाने के लिए कह दिया। फिर मेरे पिता ने मुझे एक टैक्सियों में बिठाया और ड्राइवर से मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, मैंने आगे झुककर ड्राइवर से कहा कि वो अस्पताल न जाए, बल्कि हमारे आगे चल रही गाड़ी का पीछा करे। मैं देखना चाहता था कि मेरे माता पिता का वो जरूरी काम आखिर क्या था। हमने उनकी कार का पीछा एक मूवी थिएटर तक किया। जब वे वहां पहुंचे तो ऑलिवर भागे भागे मेरे माता पिता के पास आया और बोला, माँ पापा, आखिरकार आप लोग आ ही गए। मुझे तो लगा आप ईथन भाई के साथ वक्त बिता रहे हैं और मुझे भूल गए। मेरे पिता हंसे और बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम हमारे सबसे प्यारे बेटे हो। तुम्हारे साथ होने के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। ऑलिवर मुस्कुराया और मेरी मां को शुक्रिया कहा और ये डींगे हाँकने लगा कि उसने आज रात पूरा थिएटर सिर्फ उन लोगों के लिए बुक किया है। लेकिन मेरी मां थोड़ी असमंजस में लग रही थीं। गहराई में वे जानती थीं कि मेरे बीमार होने की तुलना में फिल्म देखना उतना जरूरी नहीं था। लेकिन वे अपने चहेते बेटे से ये बात कैसे कह सकती थीं? मां का चेहरा देखकर मेरे पिता ने उनसे कहा कि ऑलिवर चाहता है कि हम तीनों एक साथ मजा करें, तो वे हिचकिचा क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, चलो भी इस खुशी के पल में ईथन के बारे में मत सोचो। मैंने उन तीनों को एक असली परिवार की तरह साथ में हंसते खिलखिलाते देखा, तो उनका ओवरटाइम का मतलब अपने गोद लिए बेटे के साथ फिल्म देखना था। मुझे याद आया जब मैं छोटा था, मैंने उनसे कहा था कि मैं भी फिल्म देखना चाहता हूं। मेरी क्लास के सारे बच्चे सिनेमा जा चुके थे, लेकिन मैंने कभी थिएटर नहीं देखा था। लेकिन तब मेरे पिता ने मुझे घूरकर देखा था और पूछा था कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, दूसरों से होड़ लगाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि दूसरे लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाते हैं, तो क्या मैं उनसे अपने लिए भी कार खरीदने को कहूंगा? मेरी मां ने भी बीच में आकर कहा था कि वे बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए मुझे समझदार बनना चाहिए और फालतू चीजों पर पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तब मैंने बस उन्हें देखकर कहा था कि मैं समझ गया हूं और अब कभी पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी मां मुस्कुराई थीं और उन्होंने मुझे एक अच्छा बच्चा कहा था। आखिरकार मैं उनका तथाकथित समझदार बच्चा जो था। अब मैं वहीं खड़ा उन्हें ऑलिवर के साथ सिनेमा हॉल के अंदर जाते देखता रहा, क्योंकि उनके लिए पैसा तो पानी की तरह बहता था। आखिरकार मेरे साथ फिल्म देखना उनके लिए बेमतलब था, लेकिन ऑलिवर के साथ फिल्म देखना एक वरदान और मेरे लिए बस पैसों की बर्बादी है ना? कितनी अजीब बात है कि ऑलिवर पूरा हॉल बुक कर सकता है और उनका सारा प्यार पा सकता है, जबकि मैं उनका सगा बेटा हूं, फिर भी मुझे न उनका प्यार मिला और न ही पैसा। ये बहुत अनफेयर लग रहा था, पूरी तरह से नाइंसाफी। बार बार मुझे यही एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी उनके लिए बस एक मजाक है। मैंने उसी पल तय कर लिया कि अगर यही बात है तो मैं अब उनके परिवार के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मैंने खुद से वादा किया कि आज के बाद हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। फिल्म खत्म होने के बाद जब मेरे माता पिता सिनेमा हॉल से बाहर आए तो ऑलिवर उन्हें अपने साथ रोकने की कोशिश करने लगा। उसने पूछा कि क्या वे आज रात विला में रुकेंगे। उसने शिकायत की कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके शैंटी टाउन में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा है। उसने उनसे सिर्फ एक रात रुकने की गुजारिश की और कहा कि ईथन को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पिता उस पर भड़क गए। उन्होंने ऑलिवर से कहा कि बहुत हुआ और ये कि फैसले वे और ईथन की मां लेते हैं। उन्होंने ऑलिवर को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि ये उसका मामला नहीं है। पिता ने कहा कि उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए गोद लिया था ताकि वे उस कर्ज की भरपाई कर सकें जो वे मेरे ईथन के प्रति महसूस करते हैं, और वे उसे सिर्फ पैसा दे सकते हैं, इसलिए वो इससे ज्यादा की उम्मीद न रखे। तभी मेरी मां के फोन पर एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मैं बेहोश हो गया था। मेरे पिता ने तुरंत कहा कि उन्हें अस्पताल जाना होगा और मेरी मां से बोले, चलो चलें। मुझे लेकर उन्हें यूं घबराते देखकर ऑलिवर मन ही मन बड़बड़ाया कि देर सबेर वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा। ईथन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पैसे और हर वो चीज जो तुम्हारी है वो आखिरकार मेरी ही होकर रहेगी। इस बीच अस्पताल में मेरी आंख खुली। बिना आंखें खोले भी मुझे अस्पताल की तेज एंटीबायोटिक दवाओं की बदबू आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। अपनी एक किडनी बेचने के बाद और इतने बड़े मानसिक आघात को सहने के बाद मेरी सेहत बहुत तेजी से गिर रही थी। इस हफ्ते मैं कितनी बार बेहोश हो चुका था। मैं अब और देरी नहीं कर सकता था। मुझे इस जहरीले परिवार को छोड़कर अपनी आज़ादी हासिल करनी ही होगी। तभी मेरे पिता ने राहत की सांस ली और कहा कि बुखार उतर गया है। मेरी मां दौड़कर मेरे पास आईं और मुझसे आराम करने को कहा।
अचानक वहां से गुजर रही एक नर्स ने मुझसे कहा कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने बताया कि जब मैं कल बेहोश हुआ था तो वे बिना अपनी पलकें झपकाए पूरी रात मेरे पास ही बैठे रहे, और नर्स ने मुझसे कहा कि मुझे भविष्य में उनके प्रति बहुत अच्छा बनकर रहना चाहिए। मुझे लगभग हंसी ही आ गई। प्यार करते हैं, भविष्य में उनके साथ अच्छा बनकर रहूं? उनके चेहरों को देखते हुए लगा कि वे सचमुच देवदूत थे, लेकिन साथ ही शैतान भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। क्या उनकी ये परवाह और प्यार सच था या सिर्फ एक क्रूर मजाक? किसी तरह मेरी माँ ने पूछा कि क्या बात है। मैंने बस अपना सिर हिलाया और उनसे कहा कि मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। जब हम घर पहुंचे तो एक बहुत ही अजीब चीज हुई। ओलिवर हमारे घर के सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, अंकल कार्टर और आंटी मैरी। अचानक झटके के मारे मेरे माता पिता के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ओलिवर यहाँ आने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर सकता है। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा। ईथन, ये तुम्हारे पापा और मेरी कंपनी के बॉस हैं। मेरे पिता, जो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है, उन्होंने पूछा, मिस्टर कार्टर, आप अचानक यहाँ कैसे? ओलिवर ने उनका बॉस होने का नाटक करते हुए अपना परिचय दिया और कहा कि वो अपने कर्मचारियों की जिंदगी को करीब से देखना चाहता था, इसलिए आज बिना बताए चला आया। उसने पूछा कि क्या वो मुझसे बात कर सकता है। मेरे पिता ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आराम की जरूरत है। लेकिन ओलिवर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि शर्त लगा लो, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन जाहिर है उसके माता पिता उससे ज्यादा प्यार करते हैं और उसे जितना पैसा चाहिए दे देते हैं। उसने शेखी बघारते हुए बताया कि उसने एक विला खरीदा है और अपने जन्मदिन पर उसे लाखों के तोहफे मिले हैं। मेरी माँ को अजीब लगा और उन्होंने ओलिवर से पूछा कि वो ये सब बातें क्यों कह रहा है, लेकिन ओलिवर बस मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि उसके माता पिता को उसके साथ रहना बहुत पसंद है और जब भी वो उनके बारे में सोचता है या उन्हें बुलाता है, चाहे उनका काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, वे सब कुछ छोड़कर उसके पास चले आते हैं। मेरे पिता चिढ़ गए। मुझे माफ कीजिए मिस्टर ओलिवर, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम ये बात बाद में कर सकते हैं? मैंने अपने पिता की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इसलिए गुस्से में थे क्योंकि वे मुझसे झूठ जारी रखना चाहते थे या इसलिए कि वे मेरी भावनाओं को बचाना चाहते थे। आखिरकार मैंने ओलिवर की तरफ देखा और कहा कि मुझे इस बात से जलन होती है कि उसके पास प्यार करने वाले 2 माता पिता हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वापस जा सकता है। मुझे सोफे पर बिठाने के बाद मेरे पिता ने मुझसे अच्छे से आराम करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे और माँ मिस्टर कार्टर को छोड़ने बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे माता पिता ओलिवर को ऐसे गले लगा रहे थे मानो वो उनका अपना सगा बेटा हो, मैं नहीं। क्या वे बेवकूफ थे? सामने ही इस तरह एक दूसरे को गले लगाना, हमारे घर के बाहर, और ये उम्मीद करना कि मैं ये सब न देखूं। बाहर मेरे पिता ने ओलिवर को गले लगाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बेटे, तुम माँ और पापा को बताए बिना यहाँ क्यों चले आए? क्या मैंने तुमसे यहाँ आने से मना नहीं किया था? तुम इतने नटखट हो कि चुपके से यहाँ चले आए और ईथन के सामने वे सब बातें कह दी। अगर ईथन को सच पता चल गया तो क्या होगा? ओलिवर ने शिकायत की। पापा, मुझे बस आपकी और माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुराई। बेटे, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, बात बस इतनी है कि तुम्हारा भाई बीमार है और उसे आराम की जरूरत है। अगली बार आना, चिंता मत करो, माँ और पापा बाद में तुमसे मिलने आएंगे। अपनी नई स्पोर्ट्स कार में बैठते ही ओलिवर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए मुझे फोन लगाया। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ उसके रिश्ते को अच्छी तरह जानता हूं। उसने शेखी बघारी कि उसके माता पिता उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाते हैं और हर कोई उसे ही उनका असली सगा बेटा मानता है। मजाक उड़ाने वाले लहजे में उसने इस बात पर जोर दिया कि मेरी तो उनके सामने जिक्र होने तक की औकात नहीं है। उसने ताना मारते हुए कहा कि वे मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तो उनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग हूं, जिससे वे अपनी इस थ्योरी को साबित कर सकें कि कठिनाई ही इंसान को कामयाब बनाती है। एक बेवकूफाना एक्सपेरिमेंट के लिए माँ और पापा ने अपने ही सगे बेटे को 20 सालों तक तड़पने दिया। एक मामूली कुत्ते को भी पता होता है कि ये प्यार नहीं है, वे बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम 1 नंबर की लूजर हो और मैं कसम खाता हूं कि मैं माँ और पापा को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। ये सब सुनकर भी मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल सपाट रहे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे अब उनके इस तथाकथित प्यार की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल मुझे क्लोई का फोन आया। उसने कहा कि वो मुझे लेने थोड़ी देर में आ रही है। विदेश जाने के सारे पेपरवर्क पूरे हो चुके थे। हमारी फ्लाइट आज रात की है, इसलिए तुम अपनी सारी तैयारी कर लो। आंखों में हल्की सी नमी के साथ मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। ठीक है, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, मैं ये फ्लाइट मिस नहीं करने वाला। क्लोई ने मुझे चेतावनी दी कि इस बार विदेश में पढ़ाई का ये समय कम से कम 5 साल या 10 साल तक का भी हो सकता है
और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने माता पिता को जरूर बता दूं ताकि वे परेशान ना हों। मैं बस झूठ ही बोल सका और उससे कहा कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। जब मैं फ्लाइट का इंतजार कर रहा था तब ओलिवर ने मुझे एक मैसेज भेजा, शर्त लगा लो। वो मुझे फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा था। मैसेज में उसने अपने बहुत बड़े प्राइवेट विला की तस्वीरें दिखाते हुए डींगे हाँकी कि उसके माता पिता ने उसके 18वें जन्मदिन पर यह विला उसे खरीद कर दिया था। उसने पूछा कि क्या मैं एक मेहमान के तौर पर वहां आना चाहूंगा। खैर, मैं थोड़ा बोर हो रहा था और ये जानना चाहता था कि मेरे माता पिता अपने उस परजीवी लीच जैसे गोद लिए बेटे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। मैं उस खूबसूरत विला में पहुंचा। अंदर ओलिवर किसी अमीर राजकुमार की तरह एक ग्रैंड पियानो बजा रहा था। एक कुटिल मुस्कान के साथ ओलिवर ने पूछा कि क्या मुझे अभी भी यही लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। वो जानता था कि मेरे टीचर्स और क्लासमेट्स कैसे कहते थे कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर उसे सच का पता न चला होता तो वो भी यही सोचता कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बेटा हूं। लेकिन उसके लिए मेरी खुशी बस एक मजाक थी। उसने कमरे के चारों तरफ इशारा करते हुए मुझसे विला, पियानो और अपने कपड़ों को देखने के लिए कहा और शेखी बघारी कि ये सब कुछ खास उसके लिए कस्टमाइज कराया गया है। जबकि माँ और पापा ने तुम्हें क्या दिया? बस सस्ते कपड़े, बचा कुचा झूठा खाना और बदतर जिंदगी। उसने कुटिलता से मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें अब समझ आया कि उनका पसंदीदा बेटा कौन है? मैंने बस उसकी तरफ देखा और कहा, ओलिवर, अगर वे सच में तुमसे प्यार करते तो तुम्हें बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वे तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो चिल्लाया कि मैं बस देखता जाऊं और वो यकीनन माँ और पापा को मुझसे छीन लेगा। इसके साथ ही मैं उस मनहूस विला से बाहर निकल आया। वहां रहने वाले लोग किसी जोकरों के झुंड से कम नहीं थे। उसी रात मेरे पिता का जन्मदिन था। उनके बेटे के रूप में बार बार सोचने के बाद मैंने तय किया कि मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं देश से बाहर पढ़ाई करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने ढेरों लजीज पकवान बनाकर एक भव्य डिनर तैयार किया। मेरे पिता अंदर आए और बोले कि खाने की खुशबू वाकई कमाल की है। मेरी माँ भी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा कि ये सभी वही व्यंजन हैं जो वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और मुझसे थोड़ा ज्यादा खाने को कहा। मैंने बस सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये आखिरी बार होगा जब मैं उनके लिए खाना बना रहा हूं। मेरे पिता हंसे और मुझे बहुत समझदार बताते हुए बोले, अब से हर साल मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। तभी ओलिवर का मैसेज आया। उसने सुना था कि मैंने उनके जश्न के लिए खाना बनाया है। उसने मुझे शर्त लगाने के लिए उकसाया। उसने कहा कि वो एक फोन कॉल करके मेरा डिनर बर्बाद कर सकता है। तभी मेरे पिता का फोन बज उठा। मैं जानता था कि वो ओलिवर ही होगा, लेकिन पिता फोन उठाने से बच रहे थे। वे बार बार यही कहते रहे कि ये बस काम का फोन है और हमसे इसे अनदेखा करके पार्टी जारी रखने को कहा। लेकिन मेरी माँ ने उनसे कहा कि पहले फोन उठा लें, शायद कोई जरूरी बात हो। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से ओलिवर अचानक चिल्लाया, पापा, हैप्पी बर्थडे, आपके लिए एक सरप्राइज है, माँ के साथ आकर देखिए। मेरे पिता ने मना करने की कोशिश की और समझाया कि वे मेरे साथ डिनर कर रहे हैं और उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन ओलिवर मिन्नतें करने लगा। उसने कहा कि वो 1 महीने से ये गिफ्ट तैयार कर रहा था और उनसे बस एक बार आकर देखने की गुजारिश की। मेरे पिता ने आह भरी और मान गए, बोले कि वे अभी आते हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वे मेरी तरफ मुड़े और झूठ बोला कि कंपनी में किसी इक्विपमेंट उपकरण में खराबी आ गई है, इसलिए उन्हें और माँ को उसे ठीक करने के लिए तुरंत जाना होगा। उन्होंने वादा किया कि वे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। पापा, क्या आप आज मेरे साथ नहीं रुक सकते? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस इस एक बार, ये पहली और आखिरी बार है जब मैं आपसे मेरे साथ वक्त बिताने के लिए भीख मांग रहा हूं। मेरे पिता का चेहरा कड़वा हो गया। उन्होंने मुझसे समझदार बनने को कहा क्योंकि काम बहुत जरूरी था और उन्हें अभी जाना ही होगा। मेरी माँ ने भी मुझसे सहयोग करने और घर पर उनका इंतजार करने की मिन्नत की। जैसे ही वे बाहर भागे, मैं मेज पर अकेला बैठा रहा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, माँ, पापा, अब मैं आपका और इंतजार नहीं कर सकता। आज रात के बाद आप इस जिंदगी में मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मैंने सोचा कि इतने सालों से मेरा इकलौता मकसद उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना था, लेकिन अब लगा कि ये सब एक मजाक था। मेरे बिना वे अपनी पुरानी अमीर जिंदगी वापस पा सकते थे और बिना किसी रोज रोज के नाटक के ऐश कर सकते थे। अगर यही बात थी तो मैं उनके लिए ये रास्ता साफ कर दूंगा। मैंने अलविदा फुसफुसाया और उम्मीद की कि मेरा आखिरी खत, फेयरवेल लेटर पढ़ने के बाद वे मेरे फैसले का सम्मान करेंगे। मैंने अपने सारे कपड़े सूटकेस में डाले और फिर अपने सभी विनिंग सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्रों को देखा। ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैंने इस परिवार के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। लेकिन मैंने उन सभी सर्टिफिकेट्स को जला दिया। अब कोई ईथन नहीं बचा। मैं उस हर चीज को जला दूंगा जो मुझे इस मनहूस परिवार से जोड़ती थी। रात में बाद में क्लोई मेरे घर आई। उसने पूछा कि क्या मैंने अपने माता पिता को अलविदा कह दिया है। मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन जाहिर है वो एक झूठ था। मैं तो अपने माता पिता से कुछ कह भी नहीं पाया था। उन्होंने 1 घंटे में वापस आने का वादा किया था,
लेकिन तब से न जाने कितना वक्त बीत चुका था। इसके साथ ही मैंने बचपन से अपने इस घर को आखिरी बार देखा। मुझे याद आया कि मैं कितना खुश हुआ था जब पापा ने आखिरकार हमारे लिए ये ठीक ठाक घर खरीदा था। मुझे इन 20 सालों तक बेवकूफ़ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे माँ और पापा। मेरे घर से निकलने के बाद आखिरकार मेरे माता पिता घर लौटे। मेरे पिता ने आवाज़ लगाई, ईथन, तुम्हारी माँ और मैं वापस आ गए हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाए हैं, आओ और खा लो। लेकिन पूरा घर सुनसान और खाली पड़ा था। मेरी माँ घबरा गईं। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और कहा कि इस वक्त तो मुझे घर पर ही होना चाहिए था। तभी उनकी नज़र मेरे खत फेयरवेल लेटर पर पड़ी। उसमें लिखा था, जब आप ये खत पढ़ रहे होंगे मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। ऑलिवर वाकई बहुत हैंडसम और तमीज़दार दिखता है। वो आपकी छवि को बहुत अच्छे से संभालता है। उसके जैसा संस्कारी बेटा साथ हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो पापा। मेरे पिता ने इसे पढ़ा और उनकी सांसें थम गईं। वे हैरान होकर पूछने लगे कि मुझे ऑलिवर के बारे में कैसे पता चला और ये सब कैसे हुआ। खत आगे लिखा था, मैं कठिनाइयों से कामयाबी पाने का आपका एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं बनना चाहता, न ही मैं आपकी इस तथाकथित सफलता के रास्ते को सहना चाहता हूं जो दबाव, दमन और सख्त प्यार, टफ लव से भरा है। मेरी माँ बिलख बिलख कर रोने लगीं। उन्हें याद आया जब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनकी गलती है कि वे काम में व्यस्त थीं और मुझ पर ध्यान नहीं दे सकीं। उन्हें याद आया जब उन्होंने कहा था कि दूसरों से जलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। खत के आखिरी शब्द थे, माँ, पापा, मैं अब भी मानता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक झूठी दुनिया में जी रहा था। इसलिए अब मैं अपने सपनों का पीछा करने जा रहा हूं। आज से मैं अब आपका बेटा नहीं हूं और आप मेरे माता पिता नहीं हैं। यह आपका फैसला था और अब ये मेरा भी है। चिंता मत कीजिएगा और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मेरी माँ चीख चीख कर रोने लगीं कि ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे मानने को तैयार ही नहीं थीं कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाएगा और कहने लगीं कि मैं ज़रूर कोई मजाक कर रहा हूं। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। मेरा कमरा पूरी तरह साफ था। वहां मेरा कोई सामान नहीं था, यहां तक कि मेरे वे सारे विनिंग सर्टिफिकेट्स जिन पर उन्हें और मुझे कभी इतना गर्व था अब बस राख का ढेर बन चुके थे। वे पूरी तरह टूट गईं और सिसकते हुए बोलीं कि उनकी ही गलती थी। उन्हें मुझसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। वे मेरे पिता पर भड़क गईं और उन्हें कोसने लगीं कि वे ही हमेशा कठिनाइयों से सफलता वाले इस प्लान पर अड़े रहे। वो अब हमें नहीं चाहता। वो हमेशा के लिए चला गया। अब खुश हो आप? मेरी माँ चिल्लाईं। मेरे पिता ने अपना बचाव करने की कोशिश की। मैंने जो कुछ भी किया ईथन के भले के लिए किया ताकि वो मजबूत बने। मैं तो उसके साथ दुख सहने के लिए खुद अंडरकवर भेष बदल कर रहा। एक मर्द को आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। ये वही रास्ता था जो मैंने उसके लिए चुना था। मेरी माँ उन पर बुरी तरह चीख पड़ी। आप आज भी नहीं समझे कि वो असल में क्या चाहता था। ये कभी आपकी विरासत की बात थी ही नहीं। वो बस एक बच्चा था और उसे अपने माता पिता का प्यार और परवाह चाहिए थी। क्या आपने कभी उसे वो दिया? चाहे जैसे भी हो, उसे जल्दी ढूंढ कर लाओ। मेरे पिता ने तुरंत अपने आदमियों को पिछले 2 हफ्तों में मेरी एक-एक गतिविधि की जांच करने का हुक्म दिया। उनके आदमियों ने जल्द ही रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि मेरी तलाश करते हुए उन्हें पता चला कि 1 हफ्ते पहले मैंने अपनी एक किडनी बेच दी थी। ये सुनते ही मेरे पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सन्न रह गए। वे बदहवास होकर अस्पताल भागे और डॉक्टर से पूछा कि क्या उनके बेटे ने वाकई उनके इलाज के लिए अपनी किडनी बेची थी। डॉक्टर ने भारी मन से सिर हिलाया। ईथन उस वक्त आपको बचाने के लिए इस कदर बेताब था। उसने मुझसे कहा था कि आपकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी बेचना उसके लिए हर कीमत पर मंजूर है। उसी पल मेरे पिता की पूरी दुनिया तबाह हो गई। उन्हें याद आया जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और मैंने उनसे कहा था कि ये कोई गैरकानूनी काम नहीं है और वे इसकी चिंता न करें। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके झूठे नाटक की वजह से उनके अपने सगे बेटे को अपनी ही किडनी बेचनी पड़ जाएगी। मेरी माँ सिसक सिसक कर रो रही थीं। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे चोट लगी है और मैंने बस यही कहा था कि मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। वे आसमान की तरफ देखकर रोते हुए पूछ रही थीं कि मैं इतना सीधा और बेवकूफ़ क्यों निकला जो उनके उस झूठे नाटक के लिए अपनी किडनी ही दांव पर लगा बैठा। अस्पताल का डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि मैं न्यूयॉर्क के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूं तो वो कभी ऐसी हिमाकत नहीं करता। मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
वे आग बबूला होकर उस जगह का पता लगाने के लिए चिल्लाने लगे जहां मेरी किडनी बेची गई थी। इसके बाद मेरे पिता पागलों की तरह मेरा सुराग लगाने में जुट गए। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उस अवैध किडनी खरीदार शैडी ऑर्गन बायर को घसीटकर सामने खड़ा कर दिया और उससे ये उगलवाने की कोशिश की कि मेरी किडनी कहाँ भेजी गई थी। जब खरीदार ने कहा कि ये जानकारी गोपनीय कॉन्फिडेंशियल है तो मेरे पिता आपा खो बैठे। गोपनीय? मेरी जूती गोपनीय। जॉर्ज, इसे ले जाओ और पता लगाओ कि किडनी कहाँ बेची गई थी। अगर ये न बता पाए तो इसकी जान ले लो। जॉर्ज मान गया और उस आदमी को ले जाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरे माता पिता को उस रात ग्रैंड होटल में हुई असली घटना के बारे में बताया। बॉस कार्टर, दरअसल छोटे मालिक ईथन, अपनी किडनी की सर्जरी के ठीक बाद वे उसी ग्रैंड होटल के हॉल में काम कर रहे थे जहां आपने छोटे मालिक ओलिवर के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी थी। वहां उन्हें जबरन शराब की 2 बोतलें पिलाई गईं और उसी रात उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा था। मेरे पिता सन्न रह गए। क्या तुम ये कह रहे हो कि ओलिवर की बर्थडे पार्टी में जिस लड़के को नीचा दिखाया गया था वो मेरा ईथन था? जॉर्ज ने कहा। हाँ मालिक। मेरी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल मुझे तड़पते हुए देखा बल्कि वे खुद उस जुल्म में शामिल थीं। वे रोते हुए कहने लगी कि जिस बच्चे ने अभी अभी अपनी किडनी बेची थी और जिसे शराब से जानलेवा एलर्जी थी, उस दिन उस दर्द से गुजरने के बाद वे माता पिता कहलाने के लायक भी नहीं बचे थे। आखिरकार अपराध बोध, गिल्ट ने मेरे पिता को भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें याद आया जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या हाथ जोड़कर और शराब पीकर माफी मांगना बस मार खाने से बचने और अपनी गरिमा को कुचलवाने के लिए घुटने टेकना है। उन्हें याद आया जब मैंने वो शराब पीते हुए कहा था कि मेरी जिंदगी तो वैसे भी सिर्फ एक खिलौना ही है। वे बिलक बिलक कर रोने लगे और चिल्लाए, ये सब मेरी गलती है। मैंने ईथन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नीच हूं। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वे अंधे हो चुके थे। जब उनका बेटा पहले से ही इतना समझदार और संस्कारवान था तो उन्होंने उसे गरीबी में पालने का घिनौना विचार क्यों चुना? उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी झूठी परीक्षा फिलियल पाइटी के लिए मुझ पर सख्त रवैये का दबाव बनाया और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए बीमारी का नाटक तक किया। उन्होंने रोते हुए माना कि अगर उन्होंने बीमारी का झूठा नाटक न रचा होता तो मैं कभी अपनी किडनी बेचने न जाता। वे बस बार बार मेरा नाम पुकारकर रोते रहे। मेरी माँ भी रोते हुए अपनी गलती मानने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये सब मेरे भले का नाटक रचकर इसलिए किया था ताकि मैं उनके प्रति हमेशा अपराधी गिल्टी महसूस करूं, और इसी वजह से मैं इस तुलना का शिकार बनता चला गया। उन्होंने खुद को बेहद स्वार्थी बताया। तभी मेरे पिता ने जॉर्ज से पूछा कि क्या किडनी बेचने की जगह का पता चला? जॉर्ज ने कहा, अभी नहीं मालिक, लेकिन हमें पता चला है कि छोटे मालिक ईथन शायद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए हैं, हालांकि अभी संस्थान का नाम साफ नहीं है। फिर उसने एक और चौंकाने वाली खबर दी। हमें यह भी पता चला है कि उनके जाने से ठीक 1 दिन पहले ओलिवर ने उन्हें अपने विला में बुलाया था। ये सुनते ही मेरे पिता चौंक गए। उन्होंने पूछा कि ओलिवर ने मुझसे क्या कहा था और क्या उसी वजह से मैं घर छोड़कर गया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को ओलिवर के विला पर धावा बोलने का हुक्म दिया। जब वे गुस्से में विला के अंदर घुसे तो ओलिवर मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा। वो मुस्कुराया और बोला, पापा, माँ, आप लोग यहाँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन जब उसने मेरे माता पिता के खौफनाक और तने हुए चेहरों को देखा तो वो घबरा गया। माँ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी माँ ने रूखे स्वर में उससे कहा कि मैं गायब हूँ। लेकिन ओलिवर ने मुंह बनाकर मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या? ईथन बिना कुछ कहे चला गया? ये तो हद है। माँ और पापा को इस तरह परेशान छोड़ दिया। लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना। उसे साथ रखना तो वैसे भी एक बोझ ही था। ये सुनते ही मेरे पिता ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और चिल्लाए, बकवास बंद कर। ओलिवर ने अपना गाल सहलाते हुए पूछा, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों मारा? पिता गुस्से में दहाड़े कि उन्होंने उसे 100 बार मना किया था कि वो मेरे मामले में न पड़े, फिर उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी? ओलिवर ने झूठ बोलने की कोशिश की और कहा कि वे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद उससे मिलने आया था और बाहर खड़े गार्ड्स इस बात की गवाही दे सकते हैं। लेकिन मेरे पिता उसके करीब आए और खौफनाक लहजे में चेतावनी दी, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने ईथन से क्या कहा था। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़कर कुत्तों के आगे फिंकवा दूंगा। मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। तभी जॉर्ज ने बीच में आकर मेरे पिता को बताया कि उसे सीसीटीवी से उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई है। उसने खुलासा किया कि ओलिवर ने मुझसे कहा था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते और वे मुझे बस एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग की तरह देखते हैं जिसे मजबूत बनने के लिए दुखों की जरूरत है। ये सुनते ही मेरे पिता का गुस्सा बेकाबू हो गया। वे चिल्लाए, तुमने क्या कहा ओलिवर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईथन के बारे में ऐसी बातें करने की? वो मेरा अपना सगा खून है। तुम तो बस एक गोद लिए हुए अनाथ बच्चे हो जिसे हमने रास्ते से उठाया था। तुम्हारी क्या औकात कि तुम उसकी तौहीन करो? लगता है मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। तुम अपनी हदें भूल चुके हो।
ऑलिवर पलटकर बहस करने लगा और पूछा कि उसने गलत क्या कहा। उसने कहा कि पिछली बार मूवी हॉल में उन्होंने खुद यही सब बातें कही थीं, लेकिन पिता ने उसे चुप कराते हुए कहा कि वे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उसे बोलने का कोई हक नहीं है। पिता रोते हुए बोले, अगर इस ऑलिवर का चक्कर न होता तो मैं कभी ईथन को अकेला न छोड़ता। मेरा अपना बच्चा बाहर अकेला इतना कमजोर हालत में भटक रहा है, वो कैसे जिंदा रहेगा। ऑलिवर अब मेरी माँ की तरफ मुड़ा और मिन्नतें करने लगा। माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं? ईथन चला गया तो उसे जाने दीजिए। मैं अब भी हमारे परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ। वैसे भी बाहर किसी को नहीं पता कि ईथन नाम का कोई वजूद भी है। हम तीनों मिलकर आराम से रहेंगे, क्या ये सही नहीं है? मेरी माँ ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी, हम कोई परिवार नहीं हैं। ईथन ने इतने सालों तक जो दर्द सहा है, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, और अगर तुम कार्टर खानदान का वारिस बनने का सपना देख रहे हो तो सपने ही देखते रहो। ऑलिवर ने आखिरकार अपना शरीफों वाला नकाब उतार फेंका। वो बुरी तरह चिल्लाया, हाँ, मैं ईथन जितना अच्छा नहीं हूं। अगर मैं ईथन जितना अच्छा नहीं था तो मुझे इतनी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों दी, और ईथन को क्यों दबाकर रखा, उसे क्यों तड़पने दिया। मेरे पिता ने उसे एक और थप्पड़ जड़ा, क्योंकि मैं उसे कठोर बनाकर तराश रहा था, और चूंकि तुमने उसे मुझसे दूर भगा दिया है, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। आज और अभी से तुम कार्टर परिवार का हिस्सा नहीं हो। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ यहां से। ऑलिवर कड़वाहट से हंस पड़ा। आप लोग कितने बड़े ढोंगी और पाखंडी हैं, उसने उनके मुंह पर सच थूकते हुए कहा। ईथन को मैंने नहीं, आप लोगों ने अपनी पहचान छुपाकर और तथाकथित सफलता के नाम पर जानबूझकर प्रताड़ित करके दूर भगाया है। अगर आपके वे बेवकूफाना पैंतरे न होते तो आज बात यहां तक न पहुंचती। उसे भगाने के असली जिम्मेदार आप दोनों हैं। पिता उसे लगातार चुप रहने के लिए चिल्लाते रहे और कहने लगे कि उन्हें क्या करना है ये बताने की जरूरत उसे नहीं है, लेकिन ऑलिवर दहाड़ता रहा कि उनके शह दिए बिना वो कभी मेरी जगह लेने की हिम्मत नहीं कर पाता और न ही मुझे प्रताड़ित कर पाता। मुझे जो दर्द सहना पड़ा उसके असली मुजरिम आप दोनों भी उतने ही हैं जितना वो। मेरे पिता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि इसे घसीटते हुए बाहर फेंक दें। ऑलिवर बाहर घसीटे जाते हुए चिल्लाता रहा कि वे उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उनका बेटा है जिसे उन्होंने 20 सालों तक पाला पोसा है। अगले दिन जब मेरे माता पिता को मेरी सहपाठी क्लोई की जानकारी मिली तो वे सीधा उसके हॉस्टल पहुंचे। मेरे माता पिता की बातें सुनकर क्लोई के पास शब्द ही नहीं बचे थे। तो आप लोग न्यूयॉर्क के सबसे अमीर इंसान हैं? जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो क्लोई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तीखे लहजे में पूछा, अगर आप इतने ही अमीर थे तो ईथन को हर दिन भूखा क्यों रहना पड़ता था? क्यों उसकी पढ़ाई के अलावा बचा हुआ सारा वक्त मजदूरी करने में जाता था? और क्यों उसे $500,000 के लिए अपनी एक किडनी बेचनी पड़ी? क्या ईथन का तमाशा बनाकर आप लोगों को मजा आ रहा था? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप ईथन के माता पिता हैं। आप उसके साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मेरे पिता ने अपना सिर झुका लिया और कहा, यह सब मेरी गलती है। मुझे हमेशा लगता था कि केवल सख्त प्यार, टफ लव से ही सफलता मिलती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे उसे मजबूत बनाना चाहिए, उसे परेशानियां सहना सिखाना चाहिए। कामयाबी पाने का यही अकेला रास्ता है। क्लोई उनके मुंह पर ही हंस पड़ी। एक माँ बाप का अपने ही बच्चे की जिंदगी बिना वजह अजाब बनाना कितना हास्यास्पद था। उसने कहा, ईथन में जो हुनर था, अगर बचपन से उसकी सही देखभाल और परवरिश हुई होती तो वो बहुत पहले ही ऊंचाइयों को छू लेता और उसके पास चुनने के लिए ढेरों रास्ते होते। अपनी इसी नासमझी की वजह से आपने वे सारे मौके खो दिए। आप सच में माता पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरे पिता उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे, ये सब मेरी गलती है। हम बस अब अपने ईथन से माफी मांगना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताओ कि वो कहाँ गया है। उसे देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। क्या तुम उससे हमारा संपर्क करा सकती हो? आखिरकार क्लोई उनका संपर्क कराने के लिए मान गई, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती कि ईथन उनसे बात करेगा या मिलेगा। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया। हेलो क्लोई, क्या बात है? लेकिन दूसरी तरफ से मेरी माँ की रोती हुई आवाज आई, हेलो ईथन, ये माँ है। तुम कहाँ हो बेटे? माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मानो मुझे कोई गहरा मानसिक सदमा PTSD लगा हो। मैंने बिल्कुल शांत और सपाट लहजे में कहा, आपने गलत नंबर मिलाया है। मैं आपका बेटा नहीं हूं। लोग अक्सर किसी चीज को खो देने के बाद ही उसकी कीमत क्यों समझते हैं? माँ फोन पर लगातार मेरा नाम पुकारती रही, ईथन, तुम अपनी ही माँ के लिए इतने कठोर क्यों हो गए? और मैंने बिना झिझक के फोन काट दिया। क्लोई ने उनकी तरफ देखा और कहा, लगता है आप लोगों ने उसे बहुत गहरा जख्म दिया है। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता तो बेहतर होगा कि आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन मेरे पिता फिर मिन्नतें करने लगे, मिस क्लोई,
क्या आप चुपके से हमें उसका पता दे सकती हैं? $5 मिलियन। हम आपको $50 लाख देंगे प्लीज। क्लोई को घिन आ गई। उसने कहा कि वो पैसों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचती, और तंज कसा कि कोई ताज्जुब नहीं कि उनका अपना सगा बेटा उनसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे अभी अभी मेरा रुख देख चुके हैं, अगर वो अब मुझे धोखा देगी तो मेरा दिल और टूट जाएगा, इसलिए उन्हें मुझसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मेरी माँ बदहवास होकर रोने गिड़गिड़ाने लगीं। वे गिड़गिड़ाते हुए पता मांगने लगीं ताकि वे मुझसे माफ़ी मांग सकें और अपनी गलती मान सकें। वे रोते हुए बोलीं कि अगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा तो वे कभी ऐसा नाटक न रचती। पर क्लोई अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि मुझसे मिलना या न मिलना पूरी तरह से मेरा फैसला होगा। माँ का रोना धोना और भीड़ जमा करना बंद नहीं हुआ, जब तक कि क्लोई ने आखिरकार एक गहरी सांस खींचकर ये नहीं कह दिया, छोड़िए, अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो आपकी पहुंच और ताकत से आप देर सबेर उसे ढूंढ ही लेंगे। ये लीजिए उसका पता। मेरे माता पिता ने हाथ जोड़कर उसका बार बार शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस क्लोई, हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ईथन के साथ तुम्हारे जैसा कोई भरोसेमंद इंसान है। कुछ दिनों बाद मेरे पिता ने मुझे मेरे नए कॉलेज में ढूंढ निकाला। वे भागे भागे मेरे पास आए और बोले, ईथन, ईथन, आखिरकार तुम मिल ही गए। ईथन, पापा से गलती हो गई, हमारे साथ घर वापस चलो, ठीक है? मैंने उनकी तरफ इस तरह देखा मानो वे मेरे लिए अजनबी हों, और कहा, मैं आपको नहीं जानता। फिर मैं आगे बढ़ गया, जबकि वे पीछे से लगातार मेरा नाम पुकारते रहे। मेरी माँ ने मेरे पीछे चिल्लाकर कहा, माँ और पापा हार नहीं मानेंगे ईथन, जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देते हम यहीं रहेंगे। और उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। वे दिन रात शिफ्ट बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर मेरा इंतजार करते रहे। जब भी मैं कॉलेज आता वे बाहर खड़े मिलते। दिल के किसी कोने में मैं बस यही सोचता रहा कि अगर उन्होंने इतना सच्चा प्यार और फिक्र मुझे पहले दिखाई होती तो आज ये नौबत कभी ना आती। आखिरकार प्रोफेसर राइट ने मुझे एक तरफ बुलाकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें सब पता चला है और पूछा कि क्या गेट पर दिन रात इंतजार करने वाले वे दो लोग मेरे माता पिता हैं। मैंने उनसे कहा कि वे पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हैं। उन्होंने आह भरते हुए कहा कि वे दोनों बहुत जिद्दी हैं, दिन रात बिना थके खराब मौसम में भी सिर्फ मुझसे मिलने के लिए बाहर खड़े रहते हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं जाकर उनसे बात कर लूं, क्योंकि अगर इतने खराब मौसम में उन्हें कुछ हो गया तो कॉलेज प्रशासन जवाब नहीं दे पाएगा। आखिरकार मैंने कॉलेज को हुई परेशानी के लिए प्रोफेसर से माफ़ी मांगी और कहा, ठीक है, आखिरकार ये मेरा पारिवारिक मामला ही है, इसलिए मैं उस बर्फबारी भरे खराब मौसम में बाहर आया। मेरे पिता के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। ईथन, तुम आखिरकार अपने पापा से मिलने मान गए। मैंने उनकी तरफ बेहद ठंडे और बेरुखे लहजे में देखा। मिस्टर कार्टर, हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। वे टूटे हुए दिल से बोले, ठीक है ईथन, पापा जानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या तुम अपने पापा को एक और मौका नहीं दे सकते? मैंने उनसे कहा कि वे ये सब नाटक करना बंद करें और मेरा पीछा छोड़ें। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं अपनी दूसरी किडनी भी बेच दूं? मैं अब आपकी चालों में दोबारा नहीं फंसने वाला। उठिए और यहां से वापस जाइए। लेकिन तभी मेरे पिता का संतुलन बिगड़ा और वे बर्फ पर गिर पड़े। मैंने दोबारा कहा, उठिए और वापस जाइए। लेकिन जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि उन्हें इतना तेज बुखार क्यों है। वे तेज बुखार की वजह से वहीं बेहोश हो गए और अस्पताल में 2 दिनों तक बेहोश रहे। जब उन्हें होश आया तो मेरी माँ ने बताया कि वे इतने वक्त से बेहोश थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया था, लेकिन माँ ने उदास होकर बताया कि मैं नहीं आया था और ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हूँ। उनके असिस्टेंट ने उनके लिए थोड़ी सी कांजी दलिया लाकर दी, लेकिन एक निवाला खाते ही मेरे पिता रो पड़े कि इसमें वो स्वाद नहीं है। उन्हें याद आया कि कैसे मैं उनके लिए खाना बनाया करता था और कैसे वे मेरे हाथ के बने दलिये की तारीफ करते थे। वे सिसक सिसक कर खुद को कोसने लगे कि इतने समझदार और गुणी बेटे के होने के बावजूद उन्होंने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। वे रोते हुए बोले कि वे बहुत बेवकूफ़ और घटिया इंसान हैं। आखिरकार मैं कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया ताकि वे दिन रात कॉलेज के गेट पर तमाशा न बनाएं। मेरी माँ टेबल के सामने बैठी और मुस्कुराते हुए बोली कि उन्हें खुशी है कि मेरा वज़न कम नहीं हुआ है और वे बहुत चिंतित थीं कि बाहर कोई मुझे परेशान न कर रहा हो। फिर उन्होंने टेबल पर एक डिब्बा खिसकाया। उन्होंने बताया कि वे मेरे लिए एक खास तोहफा लाए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर द्वारा बनाई गई कस्टमाइज्ड घड़ी जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया में इकलौती है और मुझसे इसे रखने को कहा। फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि वे जानती हैं कि हॉस्टल में रहना मेरे लिए आरामदायक नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे कॉलेज के पास ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा विला खरीदा है।
उन्होंने कहा कि मैं ये सब रख लूं और अगर मुझे कुछ और भी चाहिए हो तो मैं बस उन्हें एक बार बता दूं। मैंने उस डिब्बे को वापस उनकी तरफ खिसका दिया और कहा, ये सब ओलिवर को दे दीजिए, वही आपका असली सगा बेटा है। मेरी माँ घबरा गईं और बदहवास होकर बोली, ईथन, हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था और न ही तुम्हें इस तरह गरीबी में पालना चाहिए था। ईथन, ये पूरी तरह हमारी गलती है, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हमने ओलिवर को हमेशा के लिए दूर भेज दिया है। अब से तुम ही हमारे इकलौते बेटे हो। मैंने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैंने मिडिल स्कूल 6ठी-8वीं से ही पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि मैं अपने कमाए सारे पैसे आप लोगों को दे देता था और आप बिना एक बार सोचे समझे उसे रख लेते थे। और अब मुझे ओलिवर के बचे कुचे झूठन के लिए आपका एहसानमंद होना पड़ेगा। मेरे पिता ने तुरंत बात काटते हुए कहा कि ये सब उनकी ही गलती थी। उन्होंने सच सच बताया कि ओलिवर के लिए उनके दिल में कभी कोई असली जुड़ाव था ही नहीं और वे जो कुछ भी कर रहे थे वो बस उस कर्ज की भरपाई करने के लिए था जो वे मेरे प्रति महसूस करते थे। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। कोई जुड़ाव नहीं था। आपने उसके लिए प्राइवेट हॉल में ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी और लाखों करोड़ों के गिफ्ट्स दिए। आपने तो यहां तक कहा था कि वो आपके सगे बेटे से भी ज्यादा करीब है। इसे आप कोई जुड़ाव न होना कहते हैं। मैंने उन्हें ठीक वही शब्द याद दिलाए जो उन्होंने उस पार्टी में कहे थे। कैसे उन्होंने उसकी $10 मिलियन की लैम्बोर्गिनी का ढिंढोरा पीटा था और सरेआम कहा था कि वो उनके अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी और बार बार माफी मांगते हुए कहने लगी कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। न्यूयॉर्क के सबसे अमीर इंसान ने मेरे साथ गरीबी में 20 साल बर्बाद किए। इन 20 सालों में आपने मुझ पर जो पैसा खर्च किया वो आज आपके कपड़ों के एक धागे की कीमत से भी कम था, है ना? आपने अपनी ही बनाई योजनाओं के तहत मुझे घुट घुट कर बड़ा होते देखा। मैं अपने दम पर जीना सीख गया। आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए, है ना? मेरे पिता ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि उनकी एक्टिंग की कला वाकई काबिले तारीफ थी। बचपन से ही मेरी परवाह करने का नाटक करना और अस्पताल में खून की उल्टी करने का वो ढोंग, सब कितना असली लगता था। मेरी माँ रोते हुए मिन्नतें करने लगी कि मैं उनकी बात सुनूं। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है। लेकिन मैं खड़ा हो गया और बोला, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग वापस चले जाइए। मेरे पिता गिड़गिड़ाने लगे, बेटे ईथन, क्या तुम अपने माँ बाप को माफ नहीं कर सकते? इतने सालों का हमारा साथ रहा है, हमारे बीच प्यार तो है ना ईथन? अब से माँ और पापा तुम्हारी हर कमी को पूरा करने के लिए सब कुछ करेंगे। हमें बस एक मौका और दे दो, प्लीज। मैंने उनसे बेहद सख्त लहजे में कहा। घर छोड़ने का फैसला करने से पहले मैंने आपको एक से ज्यादा मौके दिए थे। आप ही थे जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन मेरे पिता ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उनसे हाथ छोड़ने को कहा और चेतावनी दी कि ये मेरा कॉलेज है। अगर वे इस तरह तमाशा बनाएंगे तो मैं यहां आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे भीख मांगी कि वे मेरे पास ना आएं और मुझे चैन से जीने दें। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में एक खौफनाक और तेज दर्द की लहर दौड़ी। मैं तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। मेरी माँ चीख पड़ी और लोगों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगी। वे गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें इस तरह न डराऊं। अस्पताल में डॉक्टर मेरे माता पिता को कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने समझाया कि अपनी एक किडनी दान कर देने के कारण मेरी बची हुई इकलौती किडनी भी काम करना बंद, फेल कर रही है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुरंत किसी डोनर दाता की किडनी का इंतजार करना होगा, वरना मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनते ही मेरी माँ रोते बिलखते डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगी कि वे मुझे बचा लें। मैं अभी बहुत छोटा हूं और मैंने इस दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने लाचारी जताते हुए कहा कि फिलहाल कोई डोनर उपलब्ध नहीं है और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बिना एक पल की देरी किए मेरे पिता आगे बढ़े और बोले, डॉक्टर, मेरी किडनी निकाल लीजिए। मैं इसका पिता हूं, मेरी ही किडनी इससे मैच होगी। उसकी किडनी ही सबसे बेहतर मैच करेगी। वह इस वक्त कितना कमजोर और लाचार दिख रहा है। उस वक्त उसने मेरे इलाज के लिए बिना झिझक अपनी किडनी बेच दी थी। आज जब वो मौत की कगार पर है तो मैं कैसे हिचकिचा सकता हूं? फिर उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा और कहा, मैरी, मुझसे वादा करो कि तुम ये बात ईथन से हमेशा छुपाकर रखोगी। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमने उसे 20 सालों तक धोखे में रखा है। मैं आने वाली जिंदगी में उस पर और बोझ नहीं डालना चाहता। मेरी माँ बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि चाहे वे इस सर्जरी से जिंदा बचें या न बचें, वे परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल चुपके से मेरी आगे की पढ़ाई और रिसर्च को स्पॉन्सर करने में करे। उन्होंने कहा कि वे मेरे कर्जदार हैं और वादा लिया कि मेरी माँ और मेरा भविष्य सुरक्षित रहे।
जैसे ही एनेस्थीसिया का असर उनकी नसों में फैलने लगा, ऑपरेशन थिएटर की वे तेज सफेद रोशनी धीमी होकर एक पुरानी सुनहरी यादों में बदलने लगी। आर्थर, मेरे पिता का दिमाग 20 साल पीछे चला गया। उन्हें ठीक वही पल याद आया जब नर्स ने रोते हुए छोटे से ईथन को पहली बार उनकी गोद में सौंपा था। उन्हें याद आया कि कैसे उनका दिल बेइंतहा प्यार से भर गया था जब ईथन की नन्ही अंगुलियों ने अनजाने में ही उनकी अंगूठे को कसकर थाम लिया था। उस दिन वे खुशी के आंसू रोए थे। उन्होंने ईथन के माथे को चूमा था और ऊपर वाले से वादा किया था कि वे इस छोटे से बच्चे के कदमों में पूरी दुनिया बिछा देंगे। अपनी पहली सांस से ही उन्होंने मुझसे बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ बेहिसाब दौलत और बेटे के बिगड़ने का खौफ इस पवित्र प्यार को एक जहरीले, बेरहम एक्सपेरिमेंट में बदलता चला गया। जैसे ही उनका होश धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगा, आर्थर ने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं एक बहुत ही घटिया बाप साबित हुआ, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। इसे मेरी तरफ से अपना आखिरी तोहफा समझकर स्वीकार कर लो। बस तुम अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन सर्जरी के दौरान हालात बेहद बिगड़ गए। पिछले कुछ हफ्तों का मानसिक तनाव और उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य भारी पड़ गया। उनके शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा। डॉक्टरों की टीम घबरा गई। वे बदहवास होकर ओ नेगेटिव ब्लड के लिए चिल्लाने लगे और खून रोकने की जी तोड़ कोशिशें करने लगे, लेकिन कॉटन और पट्टियां बहते खून को नहीं रोक पा रही थीं। डॉक्टरों की चीख पुकार जल्द ही हार्ट मॉनिटर की उस दिल दहला देने वाली सीधी और लंबी बीप में बदल गई, टी 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 टी। उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे पिता का दिल रुक गया। न्यूयॉर्क की आधी दौलत पर राज करने वाला इंसान अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद ऑपरेशन टेबल पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे अपना शरीर बिल्कुल अलग महसूस हुआ। वो जानलेवा भारीपन और बीमारी का दर्द गायब हो चुका था। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किडनी किसने डोनेट की है? लेकिन डॉक्टर ने उदास मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुका लीं और कहा, माफ कीजिएगा सर, डोनर अपनी पहचान गुप्त अनोनिमस रखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर ने मना करते हुए सिर हिलाया और कहा कि वे मेरा संदेश उन तक पहुंचा देंगे। उन्होंने बताया कि डोनर ने मेरे लिए सिर्फ एक ही पैगाम छोड़ा है, बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां अकेला बैठा था तो अचानक मेरे सीने में एक अजीब सा बेहिसाब दर्द उठा। दुख और उदासी की एक खौफनाक लहर मुझे भीतर तक झकझोर गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दिल एक अजनबी डोनर के लिए इस कदर क्यों तड़प रहा था और मुझे इतना गहरा सन्नाटा क्यों महसूस हो रहा था। अजनबी के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं था। कमरे के बाहर मेरी माँ गलियारे में कांपती हुई खड़ी थीं। उनके हाथों में मेरे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट था और उनकी आंखें बिल्कुल खोखली और बेजान थीं। डॉक्टर उनके पास आए और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्टि की कि मेरा ट्रांसप्लांट सफल रहा है। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक कराहती हुई सिसकी दबाई। उनके पैर जवाब दे रहे थे और उन्होंने बस इतना कहा, बहुत अच्छा हुआ। जब डॉक्टर ने धीरे से पूछा कि क्या वे अंदर जाकर मुझसे मिलना चाहती हैं, तो वे ठिठक गईं। अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को पोंछते हुए उन्होंने आखिरकार कहा, नहीं, वो शायद अब मुझसे नहीं मिलना चाहता। अगर उसे पता चला कि उसके पिता उसे बचाने के लिए मर गए तो वो पूरी जिंदगी इस अपराध बोध, गिल्ट के बोझ तले दबा रहेगा। जब तक वो सुरक्षित है, मैं उसके पापा को घर ले जाती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। वे मुड़ी और उस अस्पताल के सुनसान ठंडे गलियारे में अकेली चलती चली गईं, एक अरबपति विधवा। उस कुचल देने वाले पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी बेहिसाब दौलत और परवरिश के उन जहरीले सिद्धांतों ने आखिरकार उन्हें पूरी तरह कंगाल और अकेला बना दिया था। उन्होंने अपने सगे बेटे को खुद से दूर भगा दिया था और जिस पति से प्यार किया था उसे हमेशा के लिए दफना दिया था। बरसों बाद, साल बीतते गए। मैंने उस अनजान डोनर से किया अपना वादा निभाया, अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का। मुझमें एक नई ताकत आ चुकी थी और मैं उस भयानक त्रासदी से पूरी तरह अनजान था जिसने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी थी। मैंने खुद को पूरी तरह से मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान में झोंक दिया। मैं चाहता था कि किसी और को कभी उस शारीरिक दर्द और तड़प से न गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा था। एक अनाम चैरिटी फाउंडेशन से मुझे लगातार वित्तीय मदद, फाइनेंशियल बैकिंग मिलती रही। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये मेरी माँ थी जो मेरे पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। इस मदद के दम पर मैंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को लांघ दिया। एक दशक से भी ज्यादा की अटूट मेहनत और लगन के बाद मैंने कई क्रांतिकारी रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, चिकित्सा के क्षेत्र में नए नवाचार किए और आखिरकार मुझे एकेडमिशियन की सर्वोच्च और प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। मैंने सफलता के सबसे ऊंचे शिखर को छू लिया था, उनके क्रूर दमन या सख्त प्यार, टफ लव की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की हिम्मत और एक अजनबी के उस सबसे बड़े बलिदान की बदौलत। बहुत सालों बाद मुझे एक पुराने परिचित से पता चला कि मेरी माँ ने वे सारे साल उस विशाल सुनसान हवेली में बिल्कुल अकेले गुजारे थे।
वे पूरी तरह से अपने पछतावे और पश्चाताप की आग में जल रही थीं। जिस दिन टीवी पर पूरे देश में एक अकादमिशियन के रूप में मेरी सफलता का प्रसारण हो रहा था, वे अपने अंधेरे लिविंग रूम में शॉल लपेटे अकेली बैठी थीं और अपने सीने से एक अस्थि कलश अर्न को कसकर चिपकाए हुए थीं। मेरी माँ के झुर्रियों भरे बूढ़े चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे जब वे स्क्रीन पर मुझे आत्मविश्वास से अपना स्वीकृति भाषण एक्सेप्टेंस स्पीच देते हुए देख रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से टीवी की ठंडी स्क्रीन को धीरे से सहलाया और उनकी टूटती हुई आवाज में असहनीय दर्द भरा हुआ था। उन्होंने उस खाली कमरे में फुसफुसाते हुए कहा, आर्थर, देखो, हमारा बच्चा, उसने सच में इतिहास रच दिया। वह कितना होनहार है, क्या तुमने देखा? उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि अंधेरे कमरे में टीवी की रोशनी चमक रही थी। हम कितने गलत थे आर्थर। हमारे पास शुरुआत से ही सबसे बेहतरीन और सच्चा बेटा था और हमने सब कुछ खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है आर्थर, और मुझे अपने बेटे की भी बहुत याद आती है।